स्वागत है दोस्तों, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के वॉल्यूम 6 लाइट सीकर के पहले चैप्टर यानी चैप्टर 1151 में वॉल्यूम 5 के खतरनाक क्लाइमेक्स के बाद अब कहानी एक बिल्कुल ही अलग और खौफनाक मोड़ लेने वाली है। इस चैप्टर का टाइटल है डिसीट यानी धोखा। और भाई, जब सामने अमोन खड़ा हो तो धोखे के अलावा और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये मास्टरपीस। सीन वहीं से शुरू होता है जहां पिछला वॉल्यूम खत्म हुआ था। बैकलैंड ब्रिज एरिया का एक होटल रूम। सिचुएशन एकदम क्रिटिकल है। क्लाइन मोरेटी, हमारा हीरो, पूरी तरह से हेल्पलेस है। उसके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं बस वही उसके अपने हैं, बाकी पूरी बॉडी का कंट्रोल जा चुका है। यहाँ तक कि वो अपनी आंखों की पुतलियां यानी आईबॉल्स भी नहीं हिला पा रहा। उसे समझ आ गया था कि ये पैरासिटाइजिंग का एक बहुत ही गहरा लेवल है। मतलब अमोन ने उसे फिजिकली और स्पिरिचुअली पूरी तरह जकड़ लिया है। क्लाइन के सामने जो सीन चल रहा था वो किसी भी इंसान को डिप्रेशन में डालने के लिए काफी था। उसके सामने एनुनी खड़ा था, वही एनुनी जो अमोन का अवतार बन चुका था। उसने अपनी राइट आंख पे वो सिग्नेचर मोनोकल पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। देखते ही देखते एनुनी का चेहरा बदलने लगा और वो अमोन के असली रूप में आ गया। एक पतला सा चेहरा, चौड़ा माथा, काले बाल और काली आंखें। अमोन ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। याद है ना, ये लकी रिचुअल का तरीका है। और फिर उसने अपना मुंह खोला और मैंडरिन भाषा में, जी हाँ, हमारी दुनिया की चाइनीज भाषा में बोलना शुरू किया। उसकी आवाज एकदम साफ और भारी थी। उसने कहा, द इमोर्टल लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स। भाई, यहाँ क्लाइन की हालत खराब हो गई। क्लाइन सोच रहा था कि क्या अमोन ने अभी मेरे विचार चुरा लिए या फिर मेरी मैंडरिन बोलने की एबिलिटी चुरा ली। लेकिन फिर उसे लगा कि शायद विचार ही चुराए होंगे, वरना अमोन को इस रिचुअल के बारे में पता कैसे चलता। क्लाइन की आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन वो अपनी आंखें चौड़ी भी नहीं कर पा रहा था। उसे इतनी ज्यादा एंजाइटी फील हो रही थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ऐसा लग रहा था जैसे अमोन उसके इमोशंस को भी पढ़ रहा है। मोनोकल वाला वो आदमी यानी अमोन क्लाइन की तरफ देखकर मुस्कुराता है और फिर एक और कदम काउंटर क्लॉकवाइज लेता है। फिर से मैंडरिन में बोलता है, द स्काई लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स। ये देखकर क्लाइन का दिल बैठता जा रहा था। ये ब्लास्फेमर, ये एंजल ऑफ टाइम उस रिचुअल को इतनी आसानी से करा था जैसे वो रोज यही करता हो। अमोन का हर एक कदम और हर एक मंत्र क्लाइन को अंधेरे में धकेलता जा रहा था। उसे लग रहा था कि अब सब खत्म, कोई उम्मीद की किरण नहीं बची है। अमोन ने आखिरी कदम उठाया और फाइनल लाइन बोली, द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स। जैसे ही ये लाइन पूरी हुई, क्लाइन के सामने अचानक से वो ग्रेइश व्हाइट फॉग यानी वो धुंध प्रकट हो गई। उसे कानों में हजारों प्रार्थनाओं की आवाजें सुनाई देने लगीं। ये वही जगह थी, सेफिरा कैसल, जहां का वो मालिक था। क्लाइन को अपनी स्पिरिचुअल परसेप्शन से तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनना। जब क्लाइन सीक्वेंस 3 यानी स्कॉलर ऑफ योर बना था तो उसे सेफिरा कैसल पर थोड़ा बेसिक कंट्रोल मिल गया था। इसका मतलब ये था कि कोई भी, चाहे उसके पास सही रिचुअल और मंत्र ही क्यों ना हो, वो क्लाइन की परमिशन के बिना उस ग्रे फॉग के ऊपर यानी सेफिरा कैसल में नहीं घुस सकता। ये बात क्लाइन को तुरंत याद आई। उसके मन में एक जबरदस्त खुशी की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत सोचा, रिजेक्ट हिम, इसे अभी रिजेक्ट करो। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। जैसे ही क्लाइन ने ये सोचा, अगले ही पल वो इस बात को भूल गया। वो वहां पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। अमोन ने उसका वो रिजेक्शन वाला विचार ही चुरा लिया था। भाई, ये लेवल है अमोन का। उसने क्लाइन को सोचने का मौका ही नहीं दिया कि वो उसे मना कर सके। क्लाइन फिर से मायूस हो गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो ग्रेफॉग और वो प्रार्थनाओं की आवाजें गायब नहीं हुई, वो अभी भी वहीं थीं। क्लाइन पहले तो हैरान हुआ, फिर उसे अचानक समझ आया कि गेम क्या है। सिस्टम यह है कि सेफिरा कैसल में घुसने दिए कोई डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि यार क्लाइन ने मना नहीं किया तो गेट खुल जाएगा, नहीं। उसे खुद ग्रे फॉग के ऊपर जाना होगा, सेफिरा कैसल को कंट्रोल करना होगा और फिर अमोन को परमिशन देनी होगी। बिना एक्टिव परमिशन के अमोन अंदर नहीं जा सकता। ये विचार क्लाइन के लिए एक तिनके के सहारे जैसा था। उसे नहीं पता था कि वो इस इन्फॉर्मेशन का यूज कैसे करेगा, लेकिन उसकी गट फीलिंग कह रही थी कि अगर बचने का कोई चांस है तो वो इसी डिटेल में छुपा है। तभी अमोन ने अपनी कोशिश रोक दी। वो समझ गया कि वो सेफिरा कैसल में नहीं घुस पाया। उसने अपनी राइट आंख पर लगे मोनोकल को एडजस्ट किया और उसकी स्माइल में कोई कमी नहीं आई। उसने कहा, ऑनरेबल मिस्टर फूल, खुद को बचाने का आपका आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है। अमोन ने ये बात स्टैंडर्ड लोएन भाषा में कही थी, लेकिन उसका हर एक शब्द क्लाइन के दिमाग में धमाके कर रहा था। क्लाइन अंदर से कांप गया। उसे लगा, ये इतना श्योर कैसे है कि मैं ही फूल हूँ? हो सकता है मैं सिर्फ द फूल का ब्लेस हूँ। जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो फिर से पानी में डूब गई। अमोन ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली हो। उसने कहा, मैं इतना सर्टेन कैसे हूँ? अमोन ने मजाक उड़ाते हुए टीसी के साउंड निकाला, पास से एक कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया। फिर उसने सामने वाले स्टूल की तरफ इशारा किया और कहा, बैठ जाओ, सेरेमनी की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा, क्लाइन की बॉडी आप आगे बढ़ी और वो उस स्टूल पर बैठ गया जैसे कोई कठपुतली हो।
अमोन ने कमरे में इधर उधर देखा, फिर क्लाइन का ब्लैक सिल्क टॉप हैट उठाया और अपने सिर पर पहन लिया। सोचो जरा, वो क्लाइन के ही कपड़े पहनकर उसी के सामने चौधरी बनकर बैठा है। अमोन ने मुस्कुराते कहा, तुम्हें क्या लगा? मुझे नहीं पता था कि ये रिचुअल फेल हो जाएगा। सेफिरा कैसल में अभी हाल ही में कुछ हलचल हुई थी, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? मैं तो बस तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था, और तुमने सबकॉन्शियसली मायूसी फील की और मुझे रिजेक्ट करने की कोशिश की। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर तुम वो नहीं होते जिसे द फूल कहा जाता है, तो तुम्हारे अंदर ऐसे थॉट्स क्यों आते? डियर मिस्टर फूल, क्या मैं सही कह रहा हूँ? भाई साहब, अमोन ने यहाँ जो माइंड गेम खेला है वो नेक्स्ट लेवल है। वो 4 सवाल पूछकर ऐसे खुश हो रहा था जैसे कोई बूढ़ा शिकारी जिसने लोमड़ी की पूंछ पकड़ ली हो। क्लाइन को अब समझ आया कि अमोन निराश क्यों नहीं था जब रिचुअल फेल हुआ, क्योंकि उसका असली मकसद रिचुअल करना था ही नहीं, वो तो बस कंफर्म कर रहा था कि क्लाइन ही असली मालिक है। क्लाइन ने सोचा, मैं इसके स्कैम में फंस गया। वो मना करना चाहता था, लेकिन फिर उसने ठंडे दिमाग से सोचा, ओहा, मुझे मार डालो। अरे वाह, क्लाइन अब बोल सकता था। उसने अपनी बॉडी को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो अभी भी पॉसिबल नहीं था। उसने सोचा कि वो एवरनाइट गॉडेस का नाम पुकारे, लेकिन जैसे ही ये विचार आया वो तुरंत गायब हो गया। अमोन ने वो विचार भी चुरा लिया। उस पतले चेहरे वाले ब्लास्फेमर ने अपने मोनोकल को दबाया और उसी एक्साइटमेंट के साथ बोला, ताकि तुम सेफिरा कैसल में फिर से जिंदा हो सको। क्लाइन समझ गया कि वो जितना बोलेगा उतनी गलतियां करेगा, इसलिए उसने अपना मुंह बंद कर लिया। अमोन ने जब ये देखा तो उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने कहा, इतना डरने की जरूरत नहीं है। सच तो ये है कि हमारे बीच कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है। क्लाइंस गोल स्टूल पर किसी गुड़िया की तरह बैठा था। वो कुछ नहीं बोला। अमोन थोड़ा आगे झुका, क्लाइन की आंखों में देखा और स्माइल करते हुए अपना ऑफर रखा। ये ऑफर बहुत ही डेंजरस और टेम्पटिंग था। उसने कहा, हमारा झगड़ा सिर्फ सेफिरा कैसल को लेकर है, लेकिन क्या तुम सच में उस किस्मत का बोझ उठाना चाहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि सेफिरा कैसल का ओरिजिनल मालिक तुम्हारे अंदर जिंदा हो जाएगा? ये सुनकर क्लाइन दम चुप हो गया। ये वो डर था जो उसे हमेशा सताता था, द लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज का पुनर्जन्म। अमोन ने देखा कि उसकी बात का असर हो रहा है। उसने अपना मोनोकल ठीक किया और आगे बोला, अगर तुम मुझे सेफिरा कैसल दे दो तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। फिर चाहे ओरिजिनल मालिक जिंदा हो या कोई और मुसीबत आए, वो सब मेरी टेंशन होगी, तुम्हारी नहीं। और तो और मेरे प्यारे भाई मिस्टर डो और उस छोटे जरातू की प्रॉब्लम्स या एवरनाइट गॉडेस का आशीर्वाद, ये सब मैं संभाल लूंगा। तुम्हें इन सबसे आज़ादी मिल जाएगी। तुम बस एक सीक्वेंस 3 स्कॉलर ऑफ योर बनकर आराम से रह सकते हो। अमोन ने आगे करे, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? एक सीक्वेंस 3 को मारने का क्या फायदा? अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक चाहिए भी तो वो कहीं और से भी मिल सकती है। मेरा शिकार तो सिर्फ पैलेस जरोस्ट, छोटा जरातू और मिस्टर डोर हैं। बाकी लोग तो बस मेरे मूड पर डिपेंड करते हैं। और तुमने जो टैरो क्लब बनाया है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन, मैं उसे चलाने में भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो बहुत ही फैसिनेटिंग है। अगर तुम्हें लगता है कि ये कीमत काफ़ी नहीं है तो मैं तुम्हें अपना ब्लेस्ड बना सकता हूँ। हे, तुम सिटी ऑफ सिल्वर में वैसे भी यही नाटक कर रहे हो ना कि द फूल ही एंजल ऑफ टाइम अमोन है? ये बात सच भी हो सकती है। मैं उन्हें फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स से बाहर निकालूंगा और उन्हें रोशनी दिखाऊंगा, और जब टाइम आएगा तो तुम्हारे पास सीक्वेंस 2 यानी एंजल बनने का भी चांस होगा। भाई, ये ऑफर सुनकर किसी का भी ईमान डगमगा जाए। ये तो ऐसा था जैसे क्लाइन की सारी टेंशन, सारी मुश्किलें अमोन अपने सिर ले रहा था और बदले में सिर्फ फायदे ही फायदे दे रहा था। क्लाइन, जिसे भगवान बनने का कोई खास शौक नहीं था, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अगर उसे ये नहीं पता होता कि अमोन धोखे का सबसे बड़ा उस्ताद है तो वो शायद वहीं हाँ कर देता, लेकिन क्लाइन जानता था कि ये गॉड ऑफ डिसीट है। इसकी किसी भी बात पर भरोसा करना मतलब मौत को दावत देना। इसलिए आखिर में क्लाइन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के फिर वही कहा, किल, मुझे मार डालो। अमोन को गुस्सा नहीं आया, उल्टा उसे और मजा आया। उसने कहा, क्या तुम्हें सिर्फ यही एक लाइन आती है? अमोन के लिए ये सब एक खेल जैसा था। जितनी मुश्किलें आएंगी उसकी जीत का मजा उतना ही बढ़ जाएगा। क्लाइन ने मन ही मन सोचा, मैं तो एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह हूँ। फिर उसने अपनी डिप्रेशन कम करने के लिए एक सवाल पूछा, तुम्हें कैसे पता कि सिटी ऑफ सिल्वर को लगता है कि तुम ही द फूल हो? क्लाइन ने ये नहीं बताया कि सिटी ऑफ सिल्वर को शक है कि द फूल वो भगवान है जिसे अमोन मानता है, ताकि अमोन भड़क ना जाए। हालांकि अगर अमोन भड़कने वाला होता तो वो अब तक कुछ कर चुका होता, क्योंकि उसे अब शक हो गया था कि क्लाइन मरने के बाद सेफिरा कैसल में फिर से जिंदा हो सकता है। लेकिन अमोन कोई स्टॉर्म पाथवे का एंजल नहीं था जो गुस्सा करे। वो तो ट्रिकरी का गॉड था, जिसने फोर्थ एपोक में असली देवताओं की भी नाक में दम कर रखा था। अमोन हंसा और बोला, तुम्हें क्या लगता है सिटी ऑफ सिल्वर में मेरे सिर्फ 2 ही अवतार हैं? चूंकि तुम द फूल और द हैंग्ड मैन बीच में आ गए थे, तो मैंने सोचा मैं चुप्पाचाप साइड में बैठकर तमाशा देखूंगा। ये सुनकर क्लाइन के होश उड़ गए। मतलब सिटी ऑफ सिल्वर में अभी भी अमोन के अवतार मौजूद हैं। लियोनार्ड ने सही कहा था, जहां एक अमोन दिखता है वहां समझो पूरी दिने फौज छुपी हड़या। और एक और सवाल पूछा ताकि कोई मौका मिल सके। उसने कहा, तुमने मेरी डेस्टिनी यानी किस्मत अभी सीधे क्यों नहीं छीनी? क्या तुम अभी उसे हैंडल नहीं कर सकते? अमोन ने ईमानदारी से सिर हिलाया
और कहा हाँ, इसीलिए मैं तुमसे शांति से डील करना चाहता था, लेकिन चूंकि तुमने मेरा ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो अब मुझे तुम्हें अपनी असली बॉडी के पास ले जाना होगा, एक सेफ जगह पर। फिर तुम्हारी किस्मत छीन ली जाएगी, और जब ऐसा होगा तो तुम्हारा अंत उतना अच्छा नहीं होगा जितना मैंने अभी बताया था। ये बोलते हुए वो काले बालों और काली आंखों वाला आदमी धीरे से उठा और दरवाजे की तरफ चला। क्लाइन भी एक कठपुतली की तरह उसके पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही अमोन ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे कुछ याद आया। उसने अपना क्रिस्टल मोनोकल दबाया और पीछे मुड़कर क्लाइन को देखा। उसने पूछा, तुम्हारे स्कॉलर ऑफ योर के ऑनरेफिक नेम की चौथी लाइन क्या है? मिस्टिसिज्म में नाम बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन अमोन ने पहले कभी प्रेयर करके क्लाइन की लोकेशन पता करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उसे लगता था कि चौथी लाइन में कुछ गड़बड़ है। क्लाइन के दिमाग में वो लाइन गूंज गई, लेकिन उसका बताने का कोई इरादा नहीं था। तभी अमोन ने अपना मुंह खोला और क्लाइन के थॉट को जोर से पढ़ दिया। उसने कहा, प्रोटेक्टर ऑफ बैकलैंड मैजिक एंड ड्रामा परफॉर्मर्स। ये सुनकर वो तथाकथित एंजल ऑफ टाइम और ब्लास्फेमर कुछ सेकंड के लिए फिर वो हंसा, बहुत जोर से हंसा। सोचो, एक भगवान जैसा पावरफुल बंदा, और उसका टाइटल है जादूगरों और ड्रामा करने वालों का रक्षक। हंसने के बाद अमोन ने अपनी राइट आंख का मोनोकल ठीक किया और मुस्कुराते हुए बोला, सच कहूं तो ये सब बहुत मजेदार है। क्या तुम सच में मेरा ब्लेस्ड बनने के बारे में नहीं सोच रहे? क्लाइन ने मुंह खोला और वही पुराना जवाब दिया, किल्मी। और इसी के साथ चैप्टर 1151 यहीं खत्म होता है। क्लाइन अब अमोन के साथ जा रहा है और सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। क्या क्लाइन इस गॉड ऑफ डिसीट के चंगुल से बच पाएगा, या फिर वो अपनी डेस्टिनी खो देगा? जानने के लिए सुनते रहिए अगला चैप्टर। तो दोस्तों, कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हमने पिछले चैप्टर में छोड़ा था। माहौल एकदम टेंस है। क्लेन अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी आमोन के सामने खड़ा है। आमोन ने जब क्लेन का जवाब सुना तो उसने बस एक हल्की सी स्माइल दी और अपना सिर हिलाया। वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसने बड़े ही कैजुअल तरीके से, जैसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो, क्लेन से पूछा कि तुमने अपने लिए इतना अजीब सा ऑनरिफिक नेम कैसे सोच लिया? मतलब आमोन को भी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि द फूल का नाम इतना यूनिक क्यों है। क्लेन ने भी सोचा कि अब तो मेरी आइडेंटिटी वैसे भी रिवील हुई है, तो छुपाने का फायदा। उसने सीधा जवाब दिया कि देखिए, नाम ऐसा होना चाहिए जिसका मुझसे कनेक्शन भी हो, और साथ ही साथ वो इतना यूनिक भी होना चाहिए कि कोई और गलती से उसे यूज न कर ले, क्योंकि अगर नाम कॉमन हुआ तो प्रेयर का जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स कंफ्यूज हो सकता है। अब यहाँ पर आप लोग एक बात समझो, लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज की दुनिया में नाम बहुत पावरफुल होते हैं। अगर आप किसी हाई लेवल एंटिटी का नाम गलत टाइम पर ले लो तो वो आपको ट्रैक सकता है। इसलिए क्लेन ने जो नाम चुना था वो बहुत सोच समझकर चुना था, ताकि वो सेफ रहे। लेकिन दोस्तों, क्लेन बाहर से जितना शांत दिख रहा था, उसके दिमाग में अंदर ही अंदर एक भयंकर तूफान चल रहा था। वो लगातार सोच रहा था कि मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूं, अपने आप को कैसे बचाऊं। क्लेन को पता था कि वो डीपली पैरासिटाइज्ड है, मतलब आमोन के छोटे छोटे कीड़े उसके वर्म्स ऑफ टाइम क्लेन की बॉडी और सोल के अंदर तक घुस चुके हैं। अगर क्लेन के दिमाग में कोई भी ऐसा ख्याल आया जो आमोन के खिलाफ हो, या अगर उसने भागने का कोई भी प्लान बनाया, तो आमोन को तुरंत पता चल जाएगा। ये सिचुएशन ऐसी है जैसे आपके दिमाग में कोई और बैठा हो और आपकी हर सोच को पढ़ रहा हो। अब सोचो, ऐसे में आप क्या प्लान बनाओगे? लेकिन क्लेन का दिमाग कंप्यूटर की तरह चल रहा था। उसने डेट और टाइम कैलकुलेट किया। आज शनिवार है और बस कुछ ही देर में सोमवार आने वाला है, और आपको तो पता ही है सोमवार का मतलब क्या होता है। मंडे मतलब टैरो क्लब की मीटिंग। क्लेन ने सोचा कि अगर फूल ने बिना किसी वार्निंग के टैरो गैदरिंग रोक दी तो बाकी मेंबर्स, जैसे कि जस्टिस हैंडमैन या सन, वो सब पक्का डर जाएंगे। उन्हें लगेगा कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। और इन मेंबर्स में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास द वर्ड यानी क्लेन को कांटेक्ट करने का जरिया है। वो पक्का मैसेंजर को समन करेंगे, ये पूछने के कि भाई क्या हुआ, मीटिंग क्यों नहीं हो रही, और क्लेन की मैसेंजर कौन है? मिस मैसेंजर यानी रेनेट टिनेकर। जैसे ही मिस मैसेंजर क्लेन के पास आएंगी उसका लेटर लेने के लिए, वो तुरंत नोटिस कर लेंगी कि क्लेन के पास आमोन मौजूद है। और रेनेट टिनेकर कोई मामूली स्पिरिट नहीं है, वो एक बहुत पावरफुल एंटिटी है जो अपनी पीक कंडीशन में एक एंजल लेवल की ताकत रखती है। क्लेन का प्लान ये था कि मिस मैसेंजर अपने एस्टरडे वंस मोर वाले चार्म को यूज करके अपनी फुल पावर रिकवर कर सकती हैं, और अगर एक बार वो अपनी फुल पावर में आ गई तो उनके पास एक बहुत अच्छा चांस है कि वो क्लेन को आमोन के इस अवतार से बचाकर ले जाएं। मतलब प्लान एकदम सॉलिड था। बस क्लेन को अगले 2 दिन तक किसी भी तरह जिंदा रहना था। उसे बस टाइम पास करना ताकि मंडे आ जाए और टैरो क्लब वाले पैनिक हो जाएं। क्लेन ने अपने मन में सोचा कि सबसे जरूरी चीज अभी है बस 2 दिन तक सरवाइव करना। फिर उसके दिमाग में एक और बात क्लिक हुई। उसने सोचा, अगर आमोन अभी मेरी फेट या मेरी किस्मत को चोरी नहीं कर सकता तो वो मुझसे शांति से डील करने की कोशिश क्यों कर रहा था? याद है ना, आमोन ने कहा था कि तुम मुझे सेफिराह कैसल का एक्सेस दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
लेकिन क्लेन को अब समझ आ गया था कि वो सब झूठ था। अगर क्लेन मान भी जाता और सेफिराह कैसल के ऊपर यानी ग्रे फॉग के ऊपर जाने की कोशिश करता, तो इसका मतलब होता कि वो आमोन के कंट्रोल से बाहर हो जाता। क्योंकि सेफिराह कैसल के अंदर क्लेन भगवान है, वहां वो आसानी से आमोन के पैरासाइट को अपनी बॉडी से निकाल कर प्यूरिफाई कर सकता था और उल्टा आमोन पर अटैक भी कर सकता था। तो इसका मतलब साफ है, आमोन कभी भी क्लेन को ग्रेफॉग पर जाने ही नहीं देता। वो जो एग्रीमेंट या डील की बात कर रहा था वो बस एक धोखा था, एक स्काम था। आमोन ने जानबूझकर इस बारे में कुछ नहीं बोला था क्योंकि वो क्लेन को बेवकूफ बना रहा था। जैसे ही क्लेन को ये बात समझ आई, उसे थोड़ी राहत मिली। कम से कम अब उसे पता था कि दुश्मन क्या सोच रहा है। तो क्लेन ने डिसाइड किया कि अब वो अगले 2 दिनों तक बात को जितना हो सके खींचेगा, उसे बस टाइम वेस्ट करना है। आमोन का पूरा फोकस अभी उस ऑनरिफिक नेम पर था। वो सोच रहा था कि यार ये इंसान और एंजेल मिलकर भी ऐसा नाम नहीं सोच पाए, तो इस लड़के ने कैसे सोच लिया। खैर वो लोग होटल के कमरे से बाहर निकले। चलते चलते क्लेन ने अपनी ठुड्डी खुजाई और बात बढ़ाने के लिए पूछा कि क्या तुमने बैकलैंड के मैजिक और ड्रामा परफॉर्मर्स को कोई प्रोटेक्शन दी है। क्लेन को याद आया कि उसने पहले एक ट्रिक मास्टर को प्रोटेक्ट किया था। अब चूंकि क्लेन ने अपना प्लान बना लिया था, तो वो अब ज्यादा कोऑपरेटिव बन रहा था ताकि आमोन को उस पर शक न हो। उसने बस इतना कहा कि मैं खुद एक मैजिशियन हूँ और मैंने बैकलैंड में कई बार परफॉर्म किया है। मोनोकल वाले आमोन ने सिर हिलाया और कहा, ये तो बहुत छोटी बात है, ये काउंट नहीं होता। फिर वो होटल के रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे सड़क पर आ गए। क्लेन एक नौकर की तरह चुपचाप आमोन के पीछे चल रहा था ताकि किसी को कुछ अजीब न लगे। सड़क पर आकर आमोन ने अपने लेफ्ट और राइट देखा, अपनी मोनोकल को थोड़ा एडजस्ट किया और एक स्माइल के साथ गहरी सांस ली। उसने कहा, बड़े अफसोस की बात है। क्लेन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा, इसमें अफसोस की क्या बात है? भाई मैं तो पहले ही तुम्हारी पकड़ में आ चुका हूं, अब और क्या बुरा होना बाकी है। आमोन ने अपने सिल्क टॉप हैट को दबाया और अपनी वही खौफनाक मुस्कान बनाए रखी। उसने कहा, तुम गेस करो, अगर तुम सही गेस कर पाए तो मैं तुम्हें एक बेहतर एंडिंग दे सकता हूं। लेकिन क्लेन को आमोन के किसी भी वादे पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। उसे पता कि अगर मैंने गेस करने की कोशिश की तो हो सकता है मैं अनजाने में कोई और सीक्रेट रिवील कर दूं। इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, मैं गेस नहीं कर सकता। आमोन ने कहा, कितने बोरिंग हो तुम यार। और फिर आमोन ने जो किया वो सीन रोंगटे खड़े करने वाला है। उसने अपने राइट हैंड की मुट्ठी बांधी और हल्के से अपनी मोनोकर पर टैप किया और तभी सड़क पर चल रहे आमोन के आसपास की हर चीज बदल गई। सड़क पर चलने वाले आम लोग, किनारे लगे हुए पेड़, छतों पर बैठी चिड़ियां, कीचड़ में छिपे चूहे और यहाँ तक कि हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़े, इन सब के अंदर पेरेंट कीड़े निकलकर हवा में उड़ने लगे। ये सब वम्स ऑफ टाइम थे और वो सब उड़कर वापस आमोन के शरीर में समा गए, जैसे तारे आसमान में लौट रहे हों। आप समझ रहे हो इसका मतलब? आमोन ने उस पूरे इलाके को पैरासिटाइज कर रखा था। वो हर जगह था, उस पेड़ में, उस चूहे में, सब आमोन थे। जैसे ही उसने अपने सारे अवतार वापस लिए, उसकी पावर, उसका स्टेटस एक पल में एक एंजेल के लेवल पर पहुंच गया। यह देखकर क्लेन ने अपना बायां हाथ उठाया और उसका जो ह्यूमन स्किन ग्लव था वो अचानक ट्रांसपेरेंट हो गया। ये ट्रेवलिंग पावर एक्टिवेट होने का प्रोसेस था। इस वक्त क्लेन के पास जो भी असली था वो बस क्रीपिंग हंगर ग्लव था। बाकी सब कुछ उसने अपनी फेसलेस पावर से बनाया था। क्लेन को लगा कि अब हम टेलीपोर्ट होने वाले हैं, तो उसने हैरानी से पूछा, तुमने रूम के अंदर ही टेलीपोर्ट क्यों नहीं किया? इतना नीचे चलकर आने की क्या जरूरत थी? क्लेन को लगा था कि आमोन उसे तुरंत बैकलैंड से बाहर ले जाएगा। आखिरकार बैकलैंड में बड़े बड़े देवता और एंजेल्स हैं, तो किंग ऑफ एंजेल्स को भी यहाँ डरना चाहिए। लेकिन आमोन ने ऐसा न करके सीढ़ियों से नीचे उतरना और नॉर्मल तरीके से बाहर आना चुना। ये बात क्लेन को हजम नहीं हो रही थी। आमोन की मोनोकल के पीछे वाली आंख ने क्लेन को देखा और उसके होठों पर एक स्माइल आ गई। उसने कहा, मैंने तुम्हें जवाब पहले ही दे दिया था। अफसोस की बात यह है कि तुमने पेलेज ज़रोआस्ट्र से मदद नहीं मांगी। अब समझ आया दोस्तों, आमोन वो सारे वर्म्स इसलिए कलेक्ट कर रहा था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि क्लेन अपने साथी पेलेज को बुलाएगा तो राम और पेलेज उसे भी पकड़ लेता। ये सुनकर क्लेन के पसीने छूट गए। आमोन के चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन उसकी काली आंखों में कोई इमोशन नहीं था। क्लेन समझ गया कि आमोन को पक्का यकीन है कि मेरा पेलेज के साथ कोई कनेक्शन है। शायद पिछली बार जो हुआ था उसकी वजह से। क्लेन ने तुरंत अपने आप को रोका। उसने कोजिशन तकनीक यूटेज की ताकि वो ज्यादा न सोचे, क्योंकि अगर उसने ज्यादा सोचा तो आमोन उसके ख्यालों को चुरा लेगा और उसे पेलेज के बारे में सब पता चल जाएगा। आमोन ने सड़क पर पैनिक कर रहे लोगों को देखा, फिर ग्रे आसमान की तरफ देखा और कहा कि अब मैं सिर्फ अगले मौके का इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन अभी सबसे जरूरी यह है कि मैं तुम्हें उस जगह ले चलूं। बात करते करते वो दोनों ट्रांसपेरेंट हो गए और होटल के सामने से गायब हो गए। आसपास के लोगों को पता भी नहीं चला कि वहां क्या हुआ। इसके बाद वो दोनों स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच गए। वहां अजीबोगरीब क्रिएचर्स थे और कलर्स की लेयर्स एक दूसरे पर चढ़ी हुई थीं। काफी देर ट्रेवल करने के बाद क्लेन और आमोन एक समंदर के ऊपर प्रकट हुए। उनके पैरों के नीचे एक विशाल दरार थी। नीला समंदर का पानी उस दरार में गिर रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा झरना हो, लेकिन वो दरार इतनी गहरी थी कि पानी उसे कभी भर ही नहीं पा रहा था।
ये जगह थी बैटल ऑफ गॉड्स के रूइंस का एंट्री पॉइंट। क्लेन ने तुरंत समझ लिया और पूछा, क्या तुम मुझे फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड्स ले जा रहे हो? आमोन ने मोनोकल में उस झरने को देखते हुए कैजुअली हाँ कहा। उसने बताया कि जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो तुम्हारी मैसेंजर भी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए तुम्हें सेंस नहीं कर पाएगी। ये सुनते ही क्लेन की उम्मीदों पर पानी फिर गया। फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड स्पिरिट गॉड से अलग कटा हुआ है। वहां से बाहर कांटेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सेफिराह कैसल। मतलब आमोन को पता था कि क्लेन क्या प्लान कर रहा है। क्लेन का वो मंडे को मैसेंजर आएगी वाला प्लान अब पूरी तरह फेल हो चुका था। अब उसके पास खुद को बचाने कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी आमोन, जो हवा में उड़ रहा था, खुद से बड़बड़ाया कि अगर बैकलैंड में मेरा मकबरा यानी मेरा मौसोलियम चर्च ऑफ स्टीम ने तोड़ा न होता तो हम एबिस को यूज करके सीधे वहां पहुंच सकते थे। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लेन ने थोड़ा गिल्टी फील करते हुए टॉपिक चेंज किया। उसने पूछा, क्या एबिस और फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड्स जुड़े हुए हैं? आमोन ने कहा, नहीं, लेकिन मैं एबिस कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करके कहीं भी जा सकता हूँ। क्लेन को लगा कि चलो इसी बहाने कुछ इन्फो निकलवा लेते हैं। उसने पूछा, मैंने सुना है एबिस में कुछ गंदे बदलाव आए हैं। आमोन ने मुड़कर क्लेन को देखा। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी। उसने कहा, अरे वाह, तुम्हें तो पता है। क्लेन ने कहा, हाँ, मैंने एक बार एबिस को एक्सप्लोर करने का सोचा था, लेकिन वो ज्यादा नहीं बोला। उसे डर था कि कहीं आमोन को पता न चल जाए कि वो रोसेल की डायरी पढ़ सकता है। आमोन अचानक हंसने लगा। तुम और एबिस एक्सप्लोर करोगे? क्लेन को थोड़ा बुरा लगा। उसने पूछा, इसमें हंसने वाली क्या बात है? क्लेन असल में एबिस के बारे में और जानना चाहता था, क्योंकि स्कॉलर ऑफ योर का पोषण डाइजेस्ट करने के लिए उसे हिस्ट्री के सीक्रेट्स जानने थे। उसने सोचा कि अगर मैं आमोन से बात करके कुछ गहरे राज जान लूं तो शायद मेरा पोषण जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और मैं सेफिराह कैसल को बेहतर कंट्रोल करके यहाँ से भाग सकूं। लेकिन उसने तुरंत इस ख्याल को दबा दिया, कहीं आमोन पढ़ ना ले। आमोन ने हंसते हुए जवाब दिया कि तुम्हारा एबिस जाना वैसा ही है जैसे खुद को एक गिफ्ट पैक करके किसी भूखे के सामने रख देना। क्लेन ने थोड़ा दिमाग लगाया और पूछा, क्या तुम डार्क साइड ऑफ द यूनिवर्स की बात कर रहे हो? आमोन ने सिर हिलाया। हाँ, वो ओरिजिनली एक ही बचा हुआ एंशियंट गॉड था, डेविल मोनार्क फारबॉटी, लेकिन अब है। आमोन ने अपनी बात पूरी भी नहीं की और उस विशाल दरार में कूद गया। हवा बहुत तेज थी। क्लेन का सपोर्ट खत्म हो गया और वो भी सीधा नीचे गिरने लगा। पता नहीं कितना टाइम बीता। फिर अचानक पानी फव्वारे की तरह ऊपर आया और उसने क्लेन और आमोन को उस कटी हुई दुनिया के दूसरी तरफ फेंक दिया। जैसे ही क्लेन बैटल ऑफ गॉड्स के खंडहरों में दाखिल हुआ, उसे एक बहुत तेज और चुभने वाली धूप ने हिट किया और साथ ही उसके कानों में पागलों जैसी बड़बड़ाहट यानी रेविंग्स गूंजने लगीं। ये आवाजें किसी सुई की तरह उसके कानों से होकर सीधा उसके दिमाग में चुभ रही थीं। इतना दर्द हो रहा था कि क्लेन की सोच भी काम नहीं कर रही थी। और सबसे डरावनी बात, क्लेन की बॉडी जिन वर्म्स ऑफ स्पिरिट से बनी थी वो बदलने लगे। ऐसा लग रहा था कि उन कीड़ों के अंदर एक अलग ही चेतना पैदा हो रही है जो क्लेन की नहीं है। ये ट्रू क्रिएटर की रेविंग्स थीं। क्लेन के लिए इसे बर्दाश्त करना लगभग नामुमकिन था। वो समझ गया कि वो इस जगह पर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। तभी आमोन की मोनोकल ने आसपास की सारी रोशनी को सोखना शुरू कर दिया। वो मोनोकल एकदम सफेद और चमकदार हो गई और फिर पूरे आसमान में गहरा अंधेरा छा गया। आमोन ने उस जगह का दिन ही चोरी कर लिया था। अंधेरा होते ही आमोन का अवतार क्लेन को एक आइलैंड पर ले गया और उसे एक पत्थर के खंभे के सहारे लिटा दिया। जल्द ही क्लेन एक धुंधले सपने में पहुंच गया। वहां उसे जाइंट किंग कोर्ट का एक प्रोजेक्शन दिखाई दिया जो बेहद एपिक और विशाल लग रहा था। आमोन अपने अपने ब्लैक टॉप हैट मोनोकल के साथ उसके बगल में प्रकट हुआ। उसने रिलैक्स होकर उस जाइंट किंग कोर्ट की तरफ इशारा किया और कहा, यही है फोर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स का रास्ता। क्लेन ने थोड़ा सोचा और अपनी शंका जताई कि क्या इस रास्ते को खोलने के लिए हमें किसी स्पेसिफिक जगह पर जाकर सपना नहीं देखना पड़ता। क्लेन को फिर से थोड़ी उम्मीद जगी। उसे लगा कि अगर आमोन को सही जगह ढूंढ में हफ्ता 2 हफ्ता लग गया तो उसे और टाइम मिल जाएगा। आमोन ने कहा, तुम सही कर रहे हो। अगर तुम ये रास्ता खोलना चाहते तो तुम्हें जहाज से समंदर के बीचों बीच जाना पड़ता, जिसमें 1 महीना लग जाता और बहुत सारे खतरे भी होते। लेकिन मेरे लिए ऐसा जरूरी नहीं है। क्लेन ने पूछा, क्यों? क्या इसलिए कि तुम क्रिएटर के बेटे हो? आमोन ने अपनी एक जेब में हाथ डाला और उस काले रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। उसने कहा, नहीं, ऐसी जगहों पर जहां डर या नियम पूरी तरह टूट चुके हैं, वहां के लॉज या कानून बदल चुके हैं और यहाँ ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है। चलते चलते इस एंजल ऑफ टाइम ने क्लेन की तरफ मुड़कर देखा और एक बहुत ही गहरी बात कही। उसने कहा, देखो, मराउडर पाथवे का जो सीक्वेंस 0 है उसका नाम बहुत एब्स्ट्रैक्ट है यार। ये नाम मेरे पिता ने दिया था। उन्होंने एक बार इसे समझाने के लिए एक बहुत अजीब शब्द का इस्तेमाल किया था जिसका ओरिजिन किसी को नहीं पता, और वो शब्द है बकबकुड़। अगर इसे ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है किस्मत का एक ट्रोजन हॉर्स, वक्त का एक कीड़ा, नियमों के अंदर की खामियां और हर तरह की गलतियों का साक्षात रूप। मतलब समझ रहे हो दोस्तों, आमोन खुद को दुनिया का ग्लिच या बग बता रहा है। जैसे किसी वीडियो गेम में कोई बग होता है जिससे आप दीवार के आर पार जा सकते हो, वैसे ही आमोन इस दुनिया के नियमों को तोड़ सकता है क्योंकि वो खुद एक एरर है।
यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है एक बहुत ही भारी रिवील के साथ। आमोन सिर्फ एक पावरफुल दुश्मन नहीं है, वो सिस्टम की वो खामी है जिसे ठीक करना नामुमकिन है। अब क्लेन इस बग से कैसे निपटेगा, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो भाई कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछले चैप्टर में सस्पेंस बना था। क्लाइन के दिमाग में अचानक से एक बहुत बड़ी बात क्लिक होती है। उसे रियलाइज होता है कि एरर या बग ये वर्ड्स मरोडर पाथवे का असली एसेंस यानी निचोड़ हो सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो क्लाइन कंफर्म करता है वो ये है कि एंशियंट सन गॉड यानी सिटी ऑफ सिल्वर का क्रिएटर और आमोन का बाप सच में अर्थ से ही आया था। अब आप पूछोगे कि क्लाइन को ये कैसे पता चला। सिंपल सी बात है, आमोन ने जो शब्द यूज किया था बग, वो एक स्टैंडर्ड इंग्लिश शब्द है जो हम अपनी दुनिया में यूज करते हैं। क्लाइन मन ही मन सोच रहा होता है कि फेलो अर्थलिंग, तुम्हारे दोनों बच्चों ने सच में मुझे बहुत परेशान कर रखा है। काश वो बर्नाडेट की तरह शांत और अच्छे होते। मतलब क्लाइन अंदर ही अंदर एंशियंट सन गॉड को कोस रहा है कि भाई तुम तो चले गए पर अपनी ये मुसीबतें मेरे लिए छोड़ गए। तभी वो आमोन से पूछने की हिम्मत करता है, क्या तुम इस ड्रीम वर्ल्ड के लूप होल को यूज करना चाहते हो। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लाइन ने जानबूझकर बग शब्द नहीं बोला, उसने खुद को कंट्रोल किया। क्योंकि अगर वो इतने फ्लो में बग बोल देता तो आमोन को शक हो जाता कि क्लाइन को मॉडर्न इंग्लिश टर्म्स इतनी अच्छे से कैसे पता हैं। और भाई, आमोन जैसे किंग ऑफ एंजल्स के सामने जो आपके थॉट्स भी चोरी कर सकता है, अपनी आइडेंटिटी छुपाना सबसे बड़ा चैलेंज है। वैसे भी क्लाइन के पास अब ज्यादा ट्रम्प कार्ड्स बचे नहीं हैं, तो उसे बहुत फूंक कर कदम रखना पड़ रहा है। उसी पल आमोन उस ब्लैक क्लोइस्टर यानी उस काले गलियारे से बाहर निकल आता है। उसका एक हाथ पॉकेट में था और वो इतना चिल लग रहा था जैसे कोई पार्क में टहलने आया हो। और भाई, उसके बिना कुछ किए ही वो भारी भरकम दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जैसे कि वो किसी वीआईपी गेस्ट का वेलकम कर रहा हो। आमोन क्लाइन की बात का जवाब देता है, तुम ऐसा सोच सकते हो, लेकिन असलियत थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो बड़े आराम से समझाता है, जैसे कोई टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा हो। वो कहता है, इस ड्रीम वर्ल्ड में कोई एरर या लूप होल नहीं है, बस यहाँ अलग डिवाइन पावर्स यानी देवताओं की शक्तियां आपस में टकरा रही हैं, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर केओस या गड़बड़ है और मैं इसी गड़बड़ का फायदा उठाकर एक लूप होल बना सकता हूँ। मतलब समझ रहे हो, आमोन सिस्टम को ब्रेक नहीं कर रहा, वो सिस्टम की कमियों को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है। ये है एक असली ब्लास्फेमर का दिमाग। अब वो दोनों उस बड़े हॉल के अंदर जाते हैं जो जायंट्स के लिए बनाया गया था। आमोन अपने मोनोकल को एडजस्ट करता है और आगे बढ़ता है और चलते चलते वो और डिटेल में समझे, पता होना चाहिए कि ये जगह सपनों से बनी है। क्लाइन सोचता है और कहता, हाँ, ये उन अलग अलग जीवों के सपनों से बना है जो बैटल ऑफ द गॉड्स के खंडरों में है। फिर वो ऐड करता है, शायद ये पास्ट के कुछ हुए सपनों से भी बना हो। इस वक्त वो दोनों एक घुमावदार काली सीढ़ी पर चल रहे थे। ऊपर से शाम की रोशनी आ रही थी जो उस जगह को एक अजीब सी होली यानी पवित्र फीलिंग दे रही थी। लेकिन ये पवित्रता थोड़ी डरावनी थी, जैसे कुछ जल रहा हो। आमोन सीढ़ियों की रेलिंग पर बने एक इंसानी खोपड़ी के निशान को छूतार स्माइल करता है और सिंपल भाषा में कहूं तो, तुम इस ड्रीम वर्ल्ड में जहां से घुसते हो, जागने पर तुम वहीं पहुंचते हो, चाहे तुम सपने में कहीं भी चले जाओ। क्लाइन सिर्फ सुन रहा था क्योंकि वो नोट भी नहीं कर सकता था। उसकी बॉडी अभी भी पूरी तरह उसके कंट्रोल में नहीं थी। आमोन अपनी बात को कंफर्म करता है, बिल्कुल सही। और जब मैं एक लूप होल बनाता हूँ तो मैं दूसरे सपनों में घुसकर असली दुनिया में अपनी मर्जी की लोकेशन पर जाग सकता हूँ। ये क्लॉइस्टर बाहर के समंदर वाले खंडहरों से बहुत छोटा है, तो शायद हम कुछ ही मिनटों में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। आमोन की आवाज में एक खुशी थी, जैसे उसे इस चीटिंग में बड़ा मजा आ रहा हो। लेकिन क्लाइन के लिए ये बहुत बुरी खबर थी। क्लाइन मन ही मन सोचता है, यार ये तो गड़बड़ हो गई। आमोन इस तरीके से बैटल ऑफ द गॉड्स के खंडहरों को चुटकियों में पार कर लेगा। मुझे लगा था कि इसमें 1-2 हफ्ते लगेंगे, या कम से कम 1-2 घंटे तो लगेंगे ही, ताकि मुझे भागने का या कुछ सोचने का टाइम मिल जाए। लेकिन नहीं, ये तो किंग ऑफ एंजल्स है, फोर्थ हिपोक का ब्लास्फेमर। मेरी उम्मीद की जो छोटी सी किरण थी वो भी गायब हो गई। क्लाइन को समझ नहीं आ रहा था कि आमोन ने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। क्या वो जानबूझकर मजे ले रहा था कि पहले क्लाइन को उम्मीद दो और फिर उसे तोड़ दो, या फिर आमोन को इन छोटी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो भी हो, क्लाइन अपने डिप्रेशन को साइड में रखता है और पूछता है, क्या तुम इस इल्यूजनरी वर्ल्ड के कोर ड्रीम को कंट्रोल करना चाहते हो। उसे याद आता है कि क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट ने कहा था कि वो इस जगह के सबसे गहरे हिस्से में मौजूद उस काले लकड़ी के दरवाजे में जाने की हिम्मत नहीं करती। आमोन स्माइल के साथ जवाब देता है, मैं नहीं, हम। मतलब वो क्लाइन को भी साथ लेकर जाएगा। फिर अचानक आमोन को कुछ याद आता है। वो अपना मोनोकल सेट करता है और बड़े इंटरेस्ट के साथ पूछता है, वैसे तुमने अपने मैरिनेट को मोनोकल क्यों पहनाया था। मुझे तो अपने लिए एक एक्स्ट्रा मोनोकल तैयार करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये सुनकर क्लाइन को एक सेकंड के लिए बड़ा ऑकवर्ड फील होता है। मतलब सोचो, आप जिसके डर से तैयारी कर रहे थे वो अब आपके सामने खड़ा होकर उसी बारे में पूछ रहा है। क्लाइन सोचता है और सच बताने का फैसला करता है, कुछ टाइम पहले बिजारो सॉर्सरर का पोषण डाइजेस्ट करने के लिए मैंने रेड एंजल इविल स्पिरिट यानी मेडिसी के सामने जानबूझकर मोनोकल पहना था। ये सुनते ही आमोन, जो सीढ़ियां उतर रहा था,
अचानक रुक जाता है, वो पीछे मुड़कर क्लाइन को देखता है और मुस्कुराता है। वेरी इंटरेस्टिंग, ये टाइम का एंजल बड़े ध्यान से कहता है। तो मेडिसी पूरी तरह नहीं मरा है। अगली बार अगर मैं उससे मिला तो मैं तुम्हारा भेष बनाऊंगा और फिर से उसके सामने मोनोकल पहनूंगा। बेचारा सोरॉन आइनहॉर्न मेडिसी, क्लाइन को उस पर तरस आ रहा था। मतलब एक तो वो पहले से मरा हुआ है, ऊपर से ये किंग ऑफ एंजल्स उसे और ट्रोल करने का प्लान बना रहा है। क्या इसे ही गॉड ऑफ मिसचीफ कहते हैं? क्लाइन के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। तभी आमोन अपने क्रिस्टल मोनोकल को दबाता है और एक बहुत ही खतरनाक सवाल पूछता है, क्या तुमने वो मोनोकल अपनी लेफ्ट आई यानी बाईं आंख पर पहना था? क्लाइन एकदम शॉक हो जाता है। तुम्हें कैसे पता? उसे लगा कि शायद आमोन ने पास्ट में आकर वो सीन देख लिया है। आमोन हंसते हुए कहता है, मुझे कैसे पता? इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली ये कि तुम एक लो लेवल के बियॉन्डर हो, तो तुम उस मेडिसी का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हें डर था कि अगर तुम्हारी एक्टिंग कुछ ज्यादा ही रियल हो गई तो मेडिसी का सबकॉन्शियस अटैक तुम्हें मार डालेगा, इसलिए तुमने जानबूझकर गलती की। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर तुम सच में मेरी नकल करना चाहते और एक परफेक्ट इमिटेशन करते तो उससे जो फेट यानी किस्मत में रिपल्स पैदा होते उन्हें मैं डिटेक्ट कर लेता। चूंकि मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, इसका मतलब तुमने मोनोकल गलत जगह पहना था। अब गेस करो, इनमें से कौन सी बात सच है? भाई साहब, आमोन का दिमाग देखो, सिर्फ पावरफुल नहीं हो, वो एक जीनियस भी है। क्लाइंट सोचता है, मैं सबसे डेंजरस पॉसिबिलिटी चुनूंगा, चाहे वो सच हो या नहीं, ताकि मैं फ्यूचर में और ज्यादा केयरफुल रहूं। बेशक अगर कोई फ्यूचर बचा तो। क्लाइन को अब रियलाइज होता है कि आमोन भले ही अभी चिल लग रहा हो, लेकिन वो एक मास्टर स्विंडला है, एक धोखेबाज है। उसने अनजाने में अपना गार्ड डाउन कर दिया था, जो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो क्लाइन जवाब देता है, दूसरी पॉसिबिलिटी। आमोन ये नहीं बताता था कि वो सही है या गलत, वो बस सीढ़ियों के नीचे पहुंच जाता है। वहां एक काला लकड़ी का दरवाजा था जिस पर अजीब से पैटर्न बने हुए थे। क्लाइन कहता है, मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। अगर ये दरवाजा पूरा खुल गया तो इसके अंदर की पावर इस पूरे ड्रीम वर्ल्ड को तोड़ देगी। क्लाइन कोशिश कर रहा था कि वो आमोन से और हिस्टोरिकल सीक्रेट्स निकलवा सके। आमोन दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखता है। उसका चेहरा एकदम इमोशनलेस था। वो कहता है, मेरे फादर का फाइनल ड्रीम है, ये वो जगह है जहां वो मरे थे। ये सुनते ही क्लाइन के दिमाग में घंटी बजती है। बैटल ऑफ द गॉड्स के खंडहर, मतलब ये वो जगह है जहां रोज रिडेम्पशन ने एंशियंट सन गॉड पर हमला किया था। यही कैटाक्लिज्म का सोर्स था। क्लाइन के थॉट्स रेस करने लगते हैं। उसे अब रोज रिडेम्पशन के बारे में काफी कुछ पता था, इसलिए वो बहुत ज्यादा शॉक नहीं हुआ और उसका स्कॉलर ऑफ योर का पोशन भी थोड़ा डाइजेस्ट हो गया। फिर वो एक गहरी सांस लेता है। ये वो पल था जब वो एंशियंट सन गॉड के सबसे करीब था। पहले उसने सिर्फ ड्रीम डिविनेशन में इसे देखा था, वो भी बहुत दूर से, स्पेस और टाइम के उस पार से। एंशियंट सन गॉड और एम्परर रोसेल, ये दोनों अपने अपने दौर के हीरो थे, लेकिन दोनों का एंड कितना बुरा हुआ। रोसेल के पास तो फिर भी रिवाइव होने का चांस है, लेकिन तो क्या उस पुराने क्रेट ने भी कोई ऐसा सेटअप छोड़ा होगा? डार्क एंजल सेसरिर या ट्रू क्रिएटर? क्लाइन ये सब सोच ही रहा था कि आमोन ने वो दरवाजा खोल दिया। अंदर एक समंदर था और उस पर इतनी धूप पड़ रही थी कि आंखें चुंधिया जाएं। लहरों के बीच एक गहरा गोल्ड कलर छिपा हुआ था। पहले क्लाइन को समझ नहीं आया था कि ये गोल्ड क्या है, लेकिन अब उसे एक आइडिया लग गया था। ये एंशियंट सन गॉड का खून था। मरने से पहले वो एवरनाइट की पावर से इफेक्ट हो गए थे और एक सपने में चले गए थे। इन्होंने सपना देखा कि उनकी बॉडी को फाड़ा जा रहा है और उसी सपने ने उस समंदर को उनके खून से रंग दिया। एक जैसे ही वो दरवाजा खुला, एक ऐसी भयानक आभा बाहर निकली जिसने पूरे क्लोइस्टर को हिलाकर रख दिया, जैसे कोई भूकंप आ गया हो जो दुनिया खत्म कर देगा। धूल और गिरते हुए पत्थरों के बीच वो दोनों उस लकड़ी के दरवाजे से उस सुनहरे समंदर में एंटर करते हैं। अगले ही क्लाइन को लगा कि उसकी स्पिरिट बॉडी पिघल रही है, उसका दिमाग जैसे भाप बन रहा हो। कुछ ही सेकंड में वो इस सपने का खाद बन जाता। लेकिन तभी आमोन के क्रिस्टल मोनोकल से एक ब्राइट व्हाइट लाइट निकलती है जो उस ड्रीम वर्ल्ड को एक झटके में तोड़ देती है। आमोन ने जो दिन चुराया था, उसने वो दिन बैटल ऑफ गॉड्स के खंडहरों को वापस कर दिया, जिससे वो जगह रात से दिन में बदल गई। इसके साथ ही क्लाइन और आमोन की बॉडी थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो गई और वो सुनहरे समंदर के ऊपर हवा में दिखाई दिए। यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई था, लेकिन ये सपने जितना खतरनाक नहीं था। असल में डिवाइन पावर्स के क्राव की वजह से इस समंदर में कुछ सेफ जोन बन गए थे। जब तक कोई पागलों की तरह इधर उधर न जाए, तब तक वो सेफ रह सकता है। अगले ही सेकंड आमोन का मोनोकल आसपास की सारी लाइट को सोख लेता है और वो खुद बहुत ब्राइट हो जाता है। दिन फिर से चोरी हो गया और रात वापस आ गई। वो दोनों एक सेफ आइलैंड पर लैंड करते हैं और फिर से ड्रीम वर्ल्ड में एंटर करते हैं। इस बार वो उस अजीब पैटर्न वाले काले दरवाजे के बाहर थे, लेकिन अब वो जगह बदल चुकी थी। आमोन अपने मोनोकल को एडजस्ट करता है जो उसकी दाईं आंख पर था और अपने बाएं हाथ से उसे खींचता है। वो एंट्रेंस और क्लोइस्टर के बीच की दूरी को चोरी कर लेता है। दोनों एक साथ एक कदम बढ़ाते हैं और सीधा उस क्लिफ यानी पहाड़ी के किनारे पहुंच जाते हैं। उनके सामने जायंट किंग कोर्ट का एक प्रोजेक्शन था जो शाम की रोशनी में जमा हुआ लग रहा था। क्लाइन को लगा कि आमोन अब कोई मंत्र पड़ेगा, उसका ऑनरिफिक नेम बोलेगा, लेकिन भाई आमोन तो अलग ही लेवल पर है। उसने बस अपना राइट हैंड उठाया और चुटकी बजाई। चुटकी बजते ही जो बादल दो पहाड़ों को अलग कर रहे थे वो उबलने लगे।
और लेफ्ट राइट हट गए। नीचे एक गहरी खाई दिखाई दी। सामने वाले जायंट किंग कोड के प्रोजेक्शन ने अचानक डूबते हुए सूरज की सारी रोशनी को खींच लिया और उसे उस गहरी खाई में भर दिया। इस तरह उन दो पहाड़ों के बीच बादलों के अंदर एक ऑरेंज रेड कलर का लाइट रोड बन गया, एक रास्ता जो सीधा उधर जाता था। चलो चलते हैं। आमोन धीरे से हंसा और उस क्लिफ से नीचे कूद गया। उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे और वो उस शाम की रोशनी से बने रास्ते पर लैंड कर गया। क्लाइंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो रेसिस्ट नहीं कर सकता था, इसलिए उसे भी फॉलो करना पड़ा और उसने भी उस क्लिफ से छलांग लगा दी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सीप्टर खुद क्रिटिकल है, लेकिन सीना आमोन की पावर्स, उसका दिमाग और उसकी ये बग वाली एबिलिटी सब कुछ क्लाइन के लिए एक इम्पॉसिबल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्लाइन इस फेलो अर्थलिंग के बेटे से बच पाएगा, या फिर वो भी एंशियंट सन गॉड की तरह एक ट्रेजेडी बन जाएगा? ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो भाई, कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर एक पल में टेंशन और सस्पेंस भरा हुआ है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि क्लाइन और आमोन उस डस्क यानी शाम की रोशनी वाले रास्ते पर गिर रहे थे। अब सीन यहाँ से शुरू होता है कि वो गिरना बंद हो गए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में नहीं, बल्कि किसी सॉलिड जमीन पर चल रहे हों। लेकिन मजेदार बात यह है कि यहाँ कुछ भी नहीं था, बस बादलों का एक समुंदर और शाम की लाल रोशनी। इस बार आमोन ने वो अपनी डिस्टेंस स्टीलिंग वाली ट्रिक यूज नहीं की। मतलब उसने दूरी को चोरी नहीं किया, बल्कि वो क्लाइन को अपने साथ लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उनके सामने क्या था? उनके सामने था लेजेंडरी जायंट किंग्स कोर्ट का एक मैजेस्टिक प्रोजेक्शन। आप इमेजिन करो, बादलों के ऊपर एक पुल बना हुआ है जो सीधे उस पुराने और विशाल महल की तरफ जा रहा है। आमोन तो ऐसे चल रहा था जैसे वो किसी हॉलिडे पर आया हो। वो आसपास के नज़ारों को देख रहा था, एंजॉय कर रहा था। लेकिन क्लाइन क्लाइन की हालत खराब थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो किसी खूबसूरत महल की तरफ नहीं, बल्कि सीधे अबिस यानी नर्क की गहराई में जा रहा है। एक एक कदम भारी लग रहा था। उसको पता था कि जैसे ही वो फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में एंटर करेगा, उसकी बहुत सारी पावर्स और ट्रिक्स बेकार हो जाएंगी। जितना वो हाथ पैर मारेगा, उतना ही वो दलदल में धंसता जाएगा। और देखते ही देखते वो दोनों उस विशाल बिल्डिंग के सामने पहुंच गए। यह बिल्डिंग जायंट किंग्स कोर्ट की सबसे ऊंची इमारत थी। इसके एक तरफ स्टीपल था और दूसरी तरफ एक स्पायर, मतलब वो नुकीली मीनारें जो पुराने महलों में होती हैं। मेन दरवाजा ही कम से कम 10 मीटर ऊंचा था। सोचो, 10 मीटर। उसका रंग ग्रेश ब्लू था और उस पर अजीबोगरीब सिंबल्स, लेबल्स और पैटर्न बने हुए थे। यह वही जगह थी जहां पुराने जमाने में जायंट किंग रहता था और जहां अब डार्क एंजल ससरिर सो रहा है। क्लाइन ने दरवाजे के पास एक गहरे काले छेद को देखा। उसका तेज दिमाग तुरंत दौड़ा। उसने अंदाजा लगाया कि इस सपने वाले दरवाजे को खोलने के लिए किसी चाबी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर चाबी चाहिए होती तो ट्रू क्रिएटर के जो पागल भक्त हैं वो यहाँ से गुजर ही नहीं पाते, क्योंकि असली चाबी तो बाहर की दुनिया में वाइस एडमिरल आइसबर्ग के पास रखी है। तभी आमोन, जो हमेशा की तरह रिलैक्स्ड था, हैसा और बोला, नेक्स्ट स्टेप यह है कि जैसे ही यह दरवाजा खुलेगा, हम फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में एंटर कर जाएंगे। लेकिन पंगा यह है कि अगर हमने दरवाजा खोला तो पक्का हम दूसरों का अटेंशन खींच लेंगे। आमोन अपनी ही धुन में था। वो दरवाजे के किनारे की तरफ बढ़ा और बोला, हम दरवाजा खोलेंगे नहीं, हम सीधे अंदर चलेंगे। जैसे ही उसने ये कहा, उस एंजल ऑफ टाइम ने अपना हाथ उठाया और अपने उस आइकॉनिक मोनोकल को एडजस्ट किया। भाई, जब भी आमोन अपना चश्मा ठीक करता है, समझ जाओ कुछ गड़बड़ होने वाली है। उस ग्रेइश ब्लू दरवाजे के कोने में अचानक एक गहरा नीला रंग दिखाई देने लगा। यह कोई असली दरवाजा नहीं था, बल्कि एक इल्यूजरी यानी भ्रामक दरवाजा था। आमोन ने अपना हाथ नीचे किया और बड़े सेटिस्फेक्शन के साथ बोला, एक अप्रेंटिस की डोर ओपनिंग पावर वैसे तो बहुत लो लेवल की एबिलिटी है, लेकिन यहाँ यूज करने के लिए एकदम परफेक्ट है। अब आप सोचो, आमोन जैसा हाई लेवल एंटिटी लो लेवल पावर्स को भी कितने स्मार्टली यूज करता है। उसने 2 कदम बढ़ाए और उस इल्यूजरी दरवाजे के आर पार चला गया। क्लाइन पीछे खड़ा सब देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, हम दुनिया में कोई भी बियॉन्डर पावर बेकार नहीं होती, बस बियॉन्डर बेकार होते हैं। अगर मैं सीधे दरवाजा धकेलता तो पक्का सबका ध्यान खींच लेता, लेकिन किसका ध्यान? ट्रू क्रिएटर का। उसका डिवाइन किंगडम शायद इसी फॉरसेकन लैंड में कहीं न कहीं है। क्लाइन के दिमाग में एक खतरनाक प्लान बनने लगा। वो सोचने लगा, अगर मैं किसी तरह ट्रू क्रिएटर को यहाँ बुला लूँ और उसकी भिड़ंत आमोन से करवा दूँ तो शायद मुझे भागने का मौका मिल जाए। यही एक तरीका हो सकता है इस मॉन्स्टर से बचने का। लेकिन अभी क्लाइन के पास अपनी बॉडी का कंट्रोल नहीं था। वो मजबूर था। वो चुपचाप आमोन के पीछे पीछे उस धुंधले डार्क ब्लू दरवाजे में घुस गया। जैसे ही उसने कदम रखा, उसे लगा जैसे पूरी दुनिया गोल गोल घूम रही है, यहाँ तक कि उसकी स्पिरिचुअलिटी यानी उसकी रूहानी ताकत भी जैसे फट सी गई हो। लेकिन फिर सब कुछ शांत हो गया तो उसका विजन क्लियर हुआ। तो उसने देखा कि वो एक बीच यानी समुद्र के किनारे पर खड़ा है और वहां भी शाम की वही लाल रोशनी फैली हुई थी। लेकिन यह कोई नॉर्मल बीच नहीं था। यहाँ की रेत और पत्थर सब काले रंग के थे। दूर से गहरे नीले रंग की लहरें आ रही थीं और तट से टकरा रही थीं। एक के बाद एक लहरें आ रही थीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई आवाज नहीं आ रही थी। सब कुछ एकदम खामोश था, जैसे कि यह कोई बहुत बड़ा यूजन हो, कोई सपना हो। क्लाइन ने तुरंत सिचुएशन को एनालाइज किया। यह समुंदर एक इल्यूजन है। अंदर आने पर शायद इंसान यहाँ प्रकट होता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता यह नहीं हो सकता।
रेसिप्रोसिटी यानी पारस्परिकता के सिद्धांत के हिसाब से अगर किसी को बाहर जाना है तो उसे शायद जायंट किंग के महल को ही खोलना पड़ेगा। वही जगह जहां डार्क एंजल सस्त्र गहरी नींद में है। तभी क्लाइन ने अपना सिर घुमाया और दूसरी दिशा में देखा। वहां शाम की रोशनी में नहाया हुआ एक पहाड़ था। उस पर अनगिनत महल, टावर्स और बड़ी बड़ी शहर की दीवारें थीं। यही था वह लेजेंडरी जायंट किंग्स कोर्ट। क्लाइन को समझ आ गया कि अगर सिटी ऑफ सिल्वर के लोग बीच तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ भी लेते तो भी उसका कोई फायदा नहीं होता। तभी उसकी नजर आमोन पर पड़ी। और भाई आमोन ने अपना हुलिया ही बदल लिया था। उसने अब एक काले रंग का क्लासिकल रोब पहन लिया था और सिर पर उसी रंग की एक नुकीली टोपी थी। अभी तक वो एक मॉडर्न जमाने का जेंटलमैन लग रहा था, लेकिन अब वो फोर्थ या थर्ड एपॉक का कोई पुराना जादूगर यानी मेज लग रहा था। आमोन को ड्रामा करना कितना पसंद है यह तो साफ दिख रहा था। क्लाइन ने सोचा कि चलो थोड़ी बात करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली जाए। वो जायंट किंग्स कोर्ट की तरफ देखता रहा और कैजुअली बोला, डार्क एंजल सस्त्र जायंट किंग के महल में सो रहा है। आमोन उसके बगल में खड़ा था, उसी दिशा में देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मुझे पता है, मैं पहले भी जायंट किंग्स कोर्ट में आ चुका हूँ। यहाँ तक कि मैंने ऑर्मिर के माता पिता की कब्रें भी देखी हैं। काइन का गेस यानी अंदाजा सही निकला। आमोन यहाँ पहले आ चुका है। क्लाइन ने थोड़ा सोचा और फिर पूछा, तुम यहाँ किस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो? आमोन हंसा कि हंसी में ही पुरानी शरारत थी। उसने कहा, तुम गेस कर सकते हो। क्लाइन मन में झुंझलाया, यार अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों पूछता। फिर कुछ सेकंड सोचने के बाद क्लाइन बोला, क्या तुम फर्स्ट एपॉक के कुछ सीक्रेट्स ढूंढ रहे हो? आमोन ने बड़े बेपरवाह अंदाज में जवाब दिया, तुम ऐसा कह सकते हो। क्लाइन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने पूछ ही लिया, क्या तुम्हें डार्क एंजल ससुर की हालत के बारे में क्यूरियोसिटी नहीं है? आमोन ने अपनी नजरें नहीं हटाईं और मुस्कुराते हुए कहा, हूं तो सही, लेकिन मुझसे ज्यादा कुछ और लोग हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं। मेरा वो जोशीला भाई, द हैंग्ड मैन, ड्रैगन ऑफ बिट्रेयल, और साथ ही एवरनाइट, स्टॉर्म और वाइट। मैं देखना चाहता हूं कि उनमें से कौन सबसे पहले अपने आप को रोक नहीं पाता। हे अगर मैं उस क्रिटिकल मोमेंट पर अंदर की सारी जरूरी चीजें चुरा लूं तो उन सबके चेहरों के एक्सप्रेशन देखने लायक होंगे। यह सुनकर क्लाइन सन्न रह गया। मतलब यह बंदा इतनी बड़ी मुसीबत सिर्फ इसलिए खड़ी कर रहा है ताकि उसे थोड़ा मजा आए, सिर्फ ट्रबल क्रिएट करने के लिए, ताकि उसे एक्साइटमेंट मिले। क्लाइन ने हल्का सा माथा सिकोड़ा। उसे एहसास हुआ कि आमोन की वैल्यूज, उसके सोचने का तरीका इंसानों से बिल्कुल अलग है। यह एक नेचुरल मिथिकल क्रिएचर है, इंसानियत से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तभी क्लाइन को एक झटका लगा, अरे मैं अपना माथा खुद कैसे सिकोड़ पा रहा हूँ? मेरा कंट्रोल वापस कैसे आया? जैसे ही उसे यह रियलाइज हुआ, उसे लगा कि उसके शरीर में से कुछ गायब है। उसने झटके से मुड़कर ब्लास्फेमर आमोन की तरफ देखा। आमोन के हाथ में एक सेमी ट्रांसलूसेंट कीड़ा था, वर्म ऑफ टाइम, जिसमें 12 रिंग्स बनी हुई थीं। आमोन मुस्कुरा रहा था। वो क्लाइन की आंखों में देख रहा था और उसकी आवाज में एक अजीब सी उम्मीद थी। उसने कहा, चूंकि हम फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में आ चुके हैं तो अब बाहरी दखलंदाजी की कोई टेंशन नहीं है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, इससे पहले कि मैं अपनी असली मंजिल तक पहुंचूं। मैं अब तुम्हें पैरासिटाइज नहीं करूंगा। तुम वो हर तरीका इस्तेमाल कर सकते हो जो तुम सोच सकते हो भागने के लिए, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें रोकने की। गुड लक, मुझे डिसपॉइंट मत करना। एक पल के लिए तो क्लाइन को यकीन ही नहीं हुआ कि आमोन क्या कह रहा है। उसे लगा आमोन फिर से कोई चाल चल रहा है, कोई ब्लफ कर रहा है। लेकिन जब उसने आमोन के अब तक के बिहेवियर के बारे में सोचा तो उसे लगा कि यह बिल्कुल उसके कैरेक्टर से मैच करता है। आमोन को खेल खेलना पसंद है और यह उसके लिए एक खेल ही तो है। ठीक है। क्लाइन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और शाम की उस ऑरेंज रोशनी के नीचे गंभीरता से जवाब दिया। अब सीन शिफ्ट होता है बैकलॉन की तरफ। पार्लियामेंट हाउस। किंग जॉर्ज थर्ड की अचानक सेल्फ डिस्ट्रक्शन यानी खुद को उड़ा लेने की वजह से हड़कंप मच गया था। किसी भी नोबल या पार्लियामेंट मेंबर को घर जाने की इजाजत नहीं थी। सबको वहीं रोक लिया गया था, तीनों चर्चेस और मिलिट्री की भारी सुरक्षा के बीच। ऑड्रे हॉल, जो एक प्योर ब्लैक ड्रेस में थी, सेकंड फ्लोर की रेलिंग के पीछे खड़ी थी। वो चुपचाप नीचे देख रही थी। यह सब इतनी जल्दी हुआ था, बिना किसी चेतावनी के कि उसे अभी भी यह सब एक सपना लग रहा था। हालांकि उसे वर्ल्ड गेरमान स्पैरोज से कुछ इशारे मिले थे, फिर भी हकीकत को देख पाना मुश्किल था। उसे लग रहा था जैसे वो रियलिटी से अलग हो गई है और कोई ड्रामा या परफॉर्मेंस देख रही है। उसके पिता, भाई और बाकी नोबल्स छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर अलग अलग कमरों में थे। बीच बीच में कोई कमरे से बाहर आता, धुएं और पसीने की गंध के साथ, और भागकर दूसरे ग्रुप में डिस्कशन करने चला जाता। लेडीज लाउंज में बैठी थीं, ज्यादातर अभी भी सदमे में थीं। उनकी आंखें फटी हुई थीं और शरीर कांप रहे थे। पार्लियामेंट का स्टाफ और मिलिट्री के छोटे ऑफिसर्स इधर उधर भाग रहे थे, खबरें पहुंचा रहे थे। तभी एक सिपाही, जिसने लाल शर्ट और सफेद पैंट पहनी थी, भागता हुआ आया। उसने हॉल के इंचार्ज ऑफिसर को कागजों का एक ढेर पकड़ाया। ऑफिसर ने एक नजर डाली और तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाया। उसने उस छोटे कमरे की तरफ इशारा किया जहां अर्ल हॉल और बाकी लोग थे। बिना कुछ पूछे असिस्टेंट वो डॉक्यूमेंट्स लेकर भागा।
यह सब कुछ एक अजीब सी खामोशी में हो रहा था। सिर्फ कदमों की आवाज और हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह रियल वर्ल्ड नहीं बल्कि कोई बड़ी सी ऑयल पेंटिंग हो। गहरे रंग, मध्यम रोशनी और सबके चेहरों पर वो भारी टेंशन। ऑड्रे ने अपने होंठ भींचे और कुछ देर तक देखती रही। उसका मूड बहुत खराब था, एकदम लो। वो सिर्फ अपनी प्लेकेट एबिलिटी की वजह से खुद को शांत रख पा रही थी। उसके दिमाग में सवाल घूम रहे थे। मिस्टर वर्ल्ड ने राजा को क्यों मारा होगा? राजा की मौत से नफरत और गुस्सा फैलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि राजा कौन सी सीक्वेंस का था, क्योंकि उसने कभी दिखाया ही नहीं। लेकिन एक बात साफ है, तीनों चर्च, रॉयल फैमिली और मिलिट्री के बीच दरार आ चुकी है। अंदरूनी लड़ाई बहुत सीरियस है। लुएन राज्य की हालत बहुत खतरनाक होने वाली है। दुश्मन इस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे। जैसे ही यह ख्याल आया, उसने देखा कि एक आदमी काला कोट पहने पार्लियामेंट हाउस में घुसा। उसने अपनी आवाज दबाकर लॉबी के इंचार्ज ऑफिसर से बात करना शुरू किया। ऑड्रे एक मंझी हुई स्पेक्टेटर थी। उसके लिए लोगों के हाव भाव पढ़ना बाएं हाथ का खेल था। लिप रीडिंग तो उसकी ताकत थी। उसने दूर से ही पढ़ लिया कि वो आदमी क्या कह रहा है। इंटिस ने होमेसिस माउंटेन रेंज के बॉर्डर पर झगड़े का बहाना बनाकर अपनी बहुत बड़ी फौज जमा कर ली है। ऑड्रे ने अपने होंठ को हल्का सा काटा। उसे फिर से वही फीलिंग आई, जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, जैसे वो कोई नोवेल पढ़ रही हो और जो लिखा है वो सच हो रहा हो। आसमान का ग्रे रंग और गहरा हो गया था। अब हम चलते हैं मोरेटी परिवार के घर। वहां कोई बात नहीं कर रहा था। बेंसन खिड़की के पीछे खड़ा था। उसका चेहरा गंभीर था। वो नीचे सड़क पर भागते हुए लोगों को देख रहा था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। मेलिसा सोफे पर बैठी थी, कॉफी टेबल के पास। उसका सिर झुका हुआ था और वो उस मशीनरी के टुकड़े को देख रही थी जो उसने बनाई थी। वो बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बन गई थी। उफ, हालात और भी खराब हो गए हैं। बेंसन ने एक गहरी सांस छोड़ी और अपने बालों को ठीक किया। उसने पीछे मुड़कर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, जो भी हो, बैकलैंड अभी भी बाकी जगहों से ज्यादा सेफ है। मेलिसा ने अपना सिर नहीं उठाया। उसकी आवाज एकदम खाली और खोई हुई सी थी। उसने कहा, क्लाइन को एक अच्छी जॉब मिली थी। हमारी लाइफ धीरे धीरे ठीक हो रही थी। लेकिन आखिर में एक एक्सीडेंट ने उसे हमसे छीन लिया। हमने टिंजन छोड़ा, हम यहाँ आए। तुम्हें सिविल सर्वेंट की नौकरी मिली। मैं यूनिवर्सिटी गई और सही रास्ते पर चलना शुरू किया। लेकिन आखिर में वॉर शुरू हो गई। हमारे लिए इस नए माहौल में ढलना आसान नहीं था। हम दुआ कर रहे थे कि यह लड़ाई जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन आखिर में राजा ही बम से उड़ा दिया गया। इतना कहकर मेलिसा ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में कन्फ्यूजन था, दर्द था। उसने अपने भाई बेंसन की तरफ देखा और पूछा, बेंसन, क्या एक थोड़ी सी बेहतर जिंदगी पाना और उसे बनाए रखना सच में इतना मुश्किल है? उसकी यह बात उस सन्नाटे में गूंज गई, जैसे यह सवाल सिर्फ उसका नहीं बल्कि उस पूरी दुनिया का था जो धीरे धीरे पागलपन की तरफ बढ़ रही थी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के एक और बहुत ही इंटेंस चैप्टर के डिस्कशन में, चैप्टर 1155, जिसका टाइटल है वॉकिंग इन द डार्क, यानी अंधेरे में चलना। ये टाइटल सुनने में जितना सिंपल लग रहा है, इसका मतलब स्टोरी में उतना ही गहरा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ लिटरल अंधेरे की बात नहीं हो रही, बल्कि क्लाइन की सिचुएशन भी पूरी तरह अंधेरे में है, जहाँ उसे नहीं पता कि उसका अगला पल कैसा होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है बैकलैंड से, ईस्ट बरो के एक छोटे से कमरे में। सीन कुछ ऐसा है कि फोर्स अभी अभी अपनी ट्रेवल्स से वापस लौटी है, और वो ट्रेवल्स कोई नॉर्मल छुट्टी नहीं थी। वो बर्फ और तूफान वाली जगह से आई है, इसलिए वो कमरे में हीटर यानी चारकोल स्टोव के बिल्कुल पास बैठी है। फिर भी उसे ठंड लग रही है, वो कांप रही है। उसका शरीर तो यहाँ गर्म कमरे में है, लेकिन उसका दिमाग शायद अभी भी उस बर्फीले इलाके में फंसा हुआ है। फोर्स के ठीक सामने शियो बैठी है, जो अब एक जज बन चुकी है, लेकिन उसका मूड कुछ अजीब सा है। फोर्स उससे बात करते हुए कहती हैं कि देखो, जॉर्ज द थर्ड अब मर चुका है। पुरानी मुसीबतें अब खत्म होने वाली हैं। शायद अब हमें ईस्ट बरो छोड़कर नॉर्थ बरो या हिलस्टन बरो शिफ्ट हो जाना चाहिए। वहां के घरों में फायरप्लेस होते हैं यार, वहां इतनी ठंड नहीं लगेगी। लेकिन शियो का रिप्लाई भी कंफ्यूजन भरा था। उसने कहा कि अभी 1-2 हफ्ते रुक जाते हैं। सच कहूं तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि राजा यानी जॉर्ज थर्ड इतनी आसानी से मारा गया। मुझे तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ पर आप शियो की फीलिंग्स को समझो। वो एक बाउंटी हंटर है। उसने अपनी पूरी लाइफ अपने फादर के लिए जस्टिस पाने के लिए लगा दी। उसने सोचा होगा कि वो एक बड़ा बदला लेगी, कोई बड़ा एक्शन होगा। लेकिन जब आपका सबसे बड़ा दुश्मन किसी और के हाथों इतनी आसानी से मारा जाए, तो इंसान को खुशी से ज्यादा एक खालीपन महसूस होता है। बिल्कुल वही शियो के साथ हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसका मोटिवेशन ही खत्म हो गया है, जैसे लाइफ का कोई मकसद ही नहीं बचा। फोर्स, जो कि काफी स्मार्ट है, उसने शियो का मूड भांप लिया। उसने अपनी ठंड को इग्नोर किया और अपनी दोस्त को समझाने लगी। उसने कहा कि मुझे नहीं लगता ये काम जर्मन स्पैरो ने किया है। ये उन लोगों ने किया है जिन्होंने शेरमैन को यूज किया था, और क्योंकि तुमने शेरमैन वाले मामले में इन्वेस्टिगेट किया था, तो इनडायरेक्टली ही सही, उसकी मौत में तुम्हारा भी हाथ है। ये एक तरह से तुम्हारा बदला ही है, बस तरीका अलग था। फोर्स की ये बात बहुत लॉजिकल थी, और उसने आगे ये भी कहा कि अब तुम्हारे परिवार पर जो नजर रखी जा रही थी वो हट जाएगी। तुम एक नई नॉर्मल लाइफ शुरू कर सकती हो।
लेकिन शियो को एक और डर सता रहा था और वो था वॉर का। उसने पूछा कि फोर्स, तुम्हें क्या लगता है, क्या बैकलैंड सेफ है या हमें किसी बॉर्डर से दूर वाली सिटी में जाना चाहिए? फोर्स ने कुछ सेकंड सोचा और ईमानदारी से सिर हिला दिया। उसने कहा, मुझे नहीं पता। लेकिन फोर्स के पास एक सलूशन था। उसने कहा कि मैं मिस्टर वर्ल्ड से पूछूंगी, उन्हें पक्का पता होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, याद है ना? उन्होंने ही हमें वार्निंग दी थी कि जॉर्ज द थर्ड के पास कुछ बड़ा होने वाला है। इसके साथ ही फोर्स को ये भी जानना था कि उसकी अगली ट्रेवल कहाँ होने वाली है, ताकि वो पहले से तैयारी कर सके। फिर फोर्स ने कॉफ़ी खत्म की और कमरे के अंदर जाकर मिस्टर फूल से प्रेयर करने लगी ताकि उसका मैसेज जर्मन स्पैरो तक पहुंच सके। अब सीन शिफ्ट होता है उस जगह जहां असली टेंशन है। फोर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स, जाइंट किंग कोर्ट के बिल्कुल पास। यहाँ हमारे लाइन की हालत बहुत खराब है। वो अमोन के साथ चल रहा है। अमोन जो कि सीक्वेंस 2 का एंजल है, एरर पाथवे का मास्टर है कि वो अमोन से सीधी लड़ाई में कभी नहीं जीत सकता। अमोन एक बग की तरह है, सिस्टम का एक ऐसा ग्लिच जिसे पकड़ना नामुमकिन है। क्लाइन ने डिसाइड किया कि वो अभी भागने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो भागा तो अमोन उसे एक सेकंड में पकड़ लेगा। क्लाइन को बस पेशेंस रखना होगा और किसी मौके का इंतजार करना होगा। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम है, ट्रस्ट इश्यू। क्लाइन को पता है कि वो अमोन की किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर सकता, भले ही अमोन ने कहा हो कि उसने क्लाइन के अंदर से वर्म ऑफ टाइम निकाल दिया है। लेकिन क्या पता ये झूठ हो सकता है कि अमोन ने अभी भी क्लाइन की बॉडी में कोई पैरासाइट छोड़ रखा हो, ताकि सही मौका मिलते ही वो क्लाइन को कंट्रोल कर ले। ये थॉट्स क्लाइन के दिमाग में चल रहे थे, लेकिन बाहर से वो नॉर्मल बिहेव कर रहा था, अमोन से बातें कर रहा था, डार्क एंजल सैसरिर के बारे में पूछ रहा था। चलते चलते वो लोग जाइंट किंग कोर्ट की बाउंड्री पर पहुंच गए और यहाँ से शुरू होता है असली डरावना मंजर। शाम ढल रही थी और गहरा अंधेरा छाने वाला था। फोर्सेकन लैंड में रात का मतलब है मौत। जैसे ही वो अंधेरे में कदम रखने वाले थे, अमोन ने, जो अपना क्लासिक ब्लैक रोब और वो नुकीली टोपी पहने हुए था और आंख पर वो डरावना मोनोकल लगा था, उसने अपना हाथ हवा में बढ़ाया और कहीं से एक लालटेन खींच लिया। उस लालटेन में एक मोमबत्ती जल रही थी जो पीली रोशनी दे रही थी। अमोन ने वो लालटेन क्लाइन की तरफ फेंका और कहा, इसे पकड़ो। क्लाइन ने लालटेन कड़ा और कुछ सेकंड बाद पूछा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? क्लाइन को लगा शायद अमोन ने इसे हिस्टोरिकल वॉइड से निकाला होगा, लेकिन अमोन ने मोनोकल को एडजस्ट किया और हंसते हुए कहा, मैंने इसे आगे वाले ह्यूमन कैंप से चुराया है। वो सिटी ऑफ सिल्वर का आफ्टरनून टाउन वाला कैंप है। सोचिए जरा, एक तरफ क्लाइन अपनी जान बचाने की सोच रहा है और दूसरी तरफ अमोन, जो कि इतना पावरफुल है, वो छोटी मोटी चोरियां कर रहा है। क्लाइन ने कुछ नहीं कहा, बस लालटेन लेकर अंधेरे में चलने लगा। वो पीली रोशनी एक शील्ड की तरह थी जो उन्हें उस घने अंधेरे में सुरक्षित रख रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी, लेकिन आवाज बहुत कम थी। क्लाइन ने अपनी फेसलेस पावर्स यूज की और अपनी आंखों को अंधेरे में देखने के लिए एडजस्ट किया। उसे महसूस हो रहा था कि अंधेरे में हजारों आंखें उसे घूर रही हैं, अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स वहां छिपे हुए हैं, लेकिन वो रोशनी के दायरे में सेफ था। क्लाइन को अपनी क्रीपिंग हंगर को भी कंट्रोल करना था। उसे डर नहीं था कि वो उसे खा जाएगी। अगर क्रीपिंग हंगर ने उसे खा भी लिया तो शायद वो फिर से जिंदा हो जाएगा और इस तरह शायद अमोन की पकड़ से छूट जाए। मतलब सिचुएशन इतनी बुरी है कि क्लाइन मरने को भी एक एस्केप प्लान मान रहा है। अब कहानी का पर्सपेक्टिव चेंज होता है। हम चलते हैं उस सिटी ऑफ सिल्वर के कैंप में जिसे आफ्टरनून टाउन कहते हैं। वहां के लोग हमेशा डर के साये में जीते हैं। एक डॉन पैलाडिन जो करीब 2 मीटर्स लंबा था, वो पहरेदारी कर रहा था। अचानक उसकी नजर दूर अंधेरे में एक पीली रोशनी पर पड़ी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि इस शापित दुनिया में अंधेरे के अंदर रोशनी जलाना सख्त मना है। कोई भी इंसान जो मॉन्स्टर सा नहीं करता, वो भी हमला करने से पहले छिप कर रहते हैं। उसने देखा कि वो रोशनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और उस रोशनी में उसे 2 इंसानी परछाइयां दिखाई दी। ये मंजर किसी भूतिया फिल्म से कम नहीं था। वो डॉन पैलाडिन अपनी सांस रोककर खड़ा रहा जब तक कि वो रोशनी दूर जाकर गायब नहीं हो गई। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि क्या वो इंसान थे? नहीं, वो इंसान नहीं हो सकते। फिर वो अपने एल्डर्स को बताने के लिए पलटा। तभी उसकी नजर एक खंभे पर पड़ी। वहां टंगी हुई एक लालटेन गायब थी। उस डॉन पैलाडिन के रोंगटे खड़े हो गए, माथे पर पसीना आ गया। सोचिए उसका डर कि कोई चीज उनके कैंप में आई, लालटेन चुराई और चली गई और उन्हें पता भी नहीं चला। वापस क्लाइन की तरफ चलते हैं। वो कैंप से दूर जा चुका था। अब उसने एक रिस्की प्लान सोचा। उसने अपनी स्कॉलर ऑफ योर की पावर्स यूज की और सेफिरा कैसल के साथ अपना कनेक्शन जुड़ गया। इसका मतलब फोर्सेकन लैंड पूरी तरह से आइसोलेटेड नहीं है। क्लाइन के दिमाग में एक आइडिया आया। यहाँ ट्रू क्रिएटर का डिवाइन किंगडम है। अगर वो सेफिरा कैसल को थोड़ा हिला दे, कुछ हलचल पैदा करे, तो शायद ट्रू क्रिएटर का ध्यान उनकी तरफ आ जाए। और अगर ट्रू क्रिएटर और अमोन के बीच लड़ाई हो गई तो उस केओस में क्लाइन को सुसाइड करने का या भागने का मौका मिल सकता है। ये एक सुसाइड मिशन था, लेकिन क्लाइन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने सोचा कि चलो सेफिरा कैसल में वाइब्रेशन पैदा करते हैं, लेकिन अगले ही सेकंड ये थॉट उसके दिमाग से गायब हो गया। जी हाँ, गायब हो गया। अमोन जो उसके साथ चल रहा था, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अमोन ने कहा, द हैंगमैन यानी ट्रू क्रिएटर को सेफिरा कैसल में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
हालांकि उनका दिमाग हमेशा एक जैसा नहीं रहता। क्लाइन समझ क्या हुआ उसने सिर्फ सोचा ही था और अमोन ने उसका वो थॉट ही चोरी कर लिया। ये अमोन की पावर का सबसे डरावना रूप है। आप उसके खिलाफ साजिश रचने का सिर्फ सोच सकते हैं और वो उसे भी चुरा लेगा। क्लाइन निराश नहीं हुआ क्योंकि वो बस टेस्ट कर रहा था। उसने अपनी क्यूरियोसिटी दिखाते हुए पूछा, क्या हैंगमैन शेफर्ड पाथवे के सीक्वेंस 0 को रेफर करता है? अमोन ने सिर हिलाया। हाँ, ये डिजनरेशन का सिंबल है, लेकिन अगर पॉजिटिव वे में देखो तो ये सैक्रिफाइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लाइन ने फिर पूछा, मुझे लगा ये निकनेम तुमने रखा था जैसे मेडिची को रखा गया था। क्लाइन जानना चाहता था कि अमोन का एटीट्यूड ट्रू क्रीटर के लिए कैसा है। क्या वो भी अपने भाई की तरह उन्हें नफरत करता है? अमोन ने अपने मोनोकल को एडजस्ट किया और हंसते हुए एक ऐसी बात कही जो सुनकर क्लाइन भी हैरान रह गया। अमोन ने कहा, मैं हमेशा देवताओं की रिस्पेक्ट करता हूँ। एक ब्लास्फेमर के मुंह से ये बात सुनना बहुत ही बड़ा विरोधाभास था। क्लाइन को समझ आ गया कि इस बात का कोई मतलब नहीं है और उसने टॉपिक वहीं रोक दिया। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होता है ये चैप्टर। सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। एक तरफ क्लाइन है जो अपनी आज़ादी के लिए मौत को गले लगाने को तैयार है और दूसरी तरफ अमोन है जो उसके हर थॉट हर प्लान को चुरा रहा है, और साथ ही साथ वो सिटी ऑफ सिल्वर के लोग जो इस अनजान डर से कांप रहे हैं। अगले चैप्टर में देखना होगा कि क्या क्लाइन इस अंधेरे से बाहर निकल पाता है या नहीं। तो दोस्तों, कहानी वापस आ गई है उसी डरावनी और अंधेरी जगह पर, यानी कि फॉरसेकन लैंड गॉड्स में। चैप्टर 1156 जिसका नाम है थिंकिंग, यानी सोच विचार। शुरुआत करते हैं उस अजीब से माहौल से जहां हमारा हीरो क्लाइन और वो खतरनाक विलेन अमोन चल रहे हैं। फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स के ज्यादातर इलाकों में कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिसे हम नॉर्मल कह सकें, लेकिन वहां चलना इतना भी मुश्किल नहीं था। वजह साफ थी, क्योंकि जमीन के बड़े हिस्से पूरी तरह बंजर थे। सब कुछ ज्यादातर काले रंग का था, जैसे पूरी दुनिया ही जलकर राख हो गई हो। कभी कभी उस वीराने में कुछ ऐसे पौधे दिख जाते थे जो बड़ी जिद्दी तरह से उग रहे थे। इनका शेप इतना अजीब और डरावना था कि क्लाइन को समझ ही नहीं आ रहा था क्या ये उनके चारों तरफ जहां लालटेन की रोशनी नहीं पहुंच रही थी, वहां का अंधेरा ऐसा लग रहा था जैसे उसमें अपनी खुद की जान हो। वो अंधेरा चुपचाप रेंग रहा था, जैसे मौका मिलते ही सब कुछ निगल लेगा। अब यहाँ क्लाइन की पावर्स काम आती हैं। एज अ स्कॉलर ऑफ योर, क्लाइन को बस अपनी आंख के कोने से एक बार देखने की जरूरत थी। उसे अंधेरे से निकलती हुई स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स साफ दिखाई दे रही थीं। ये धागे एकदम इल्यूजरी थे, घने थे और गिनती में हजारों थे। इसका सीधा मतलब ये था कि उस अंधेरे में बहुत सारे मॉन्स्टर्स छिपे बैठे थे जो इन दोनों को घूर रहे थे। ये मॉन्स्टर्स एकदम खामोश थे। वो अमोन को घूर रहे थे जो एक पुराने जमाने के मेज यानी जादूगर के कपड़े पहने हुए था, और क्लाइन को भी जो एक मॉडर्न जेंटलमैन लग रहा था। उस मध्यम पीली रोशनी में वो दोनों इस वीराने से गुजर रहे थे। क्लाइन की नजरें सामने टिकी थीं और उसने बड़े कैजुअल तरीके से वो जानवरों की खाल वाली लालटेन पकड़ रखी थी। उसे इस बात की कोई टेंशन नहीं थी कि ये लालटेन कब बुझ जाएगी, क्योंकि उसके साथ जो चल रहा था वो खुद एक चलता फिरता मुसीबत का पहाड़ था। जैसे ही वो दोनों उस बंजर इलाके से निकलकर एक पहाड़ी रास्ते की तरफ बढ़ने वाले थे, तभी उनके पीछे अंधेरे में एक हलचल हुई। अजीब सा मॉन्स्टर जिसका शरीर पूरी तरह बिगड़ा हुआ था, जिसके 2 सिर और 5 हाथ थे, वो अचानक कांपा। और जानते हो क्या हुआ? वो क्लाइन का मैरियोनेट बन चुका था। क्लाइन ने चुपचाप अपने स्पिरिट बॉडीज का यूज करके उसे कंट्रोल कर लिया था। स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल करना वैसे भी एक साइलेंट प्रोसेस होता है, और वो मॉन्स्टर 500 मीटर से ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन अगले ही सेकंड वो मॉन्स्टर किसी आवाज के जमीन पर गिर गया। उसकी जान निकल चुकी थी। क्लाइन के लेफ्ट साइड में चलते हुए अमोन, जिसने वो नुकीली टोपी पहन रखी थी, वो मुस्कुराया। उसने अपना राइट हाथ ऊपर उठाया और अपनी हथेली खोली जहां कुछ रखा हुआ था। वो एक ट्रांसपेरेंट कीड़ा था जिस पर 3D पैटर्न बने हुए थे, एक वर्म ऑफ स्पिरिट। ये उसी मैरियोनेट से चुराया गया था, उसके स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स के साथ। इससे पहले कि क्लाइन कुछ बोल पाता, अमोन ने बड़ी आसानी से अपनी उंगलियों से उस ट्रांसपेरेंट कीड़े को मसल दिया। और जैसे ही उसने ऐसा किया, क्लाइन को अपनी रूह की गहराइयों में एक भयानक दर्द महसूस हुआ। उसका सिर ऐसा लगा जैसे अभी फटकर 2 टुकड़े हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर सिचुएशन को समझो। चूंकि वो मॉन्स्टर क्लाइन का पपेट बन चुका था, तो उसका कनेक्शन क्लाइन की सोल से जुड़ गया था। इसलिए जब अमोन ने उस कीड़े को मसला तो उसका डायरेक्ट असर क्लाइन पर हुआ। शुक्र है कि क्लाइन को इस दर्द की आदत हो चुकी थी। उसने इतनी बार यस्टरडे वंस मोर चार्म्स और कंट्रोल स्पिरिट बुलेट्स बनाए थे कि उसकी सहन शक्ति बढ़ गई थी। उसने बस अपना चेहरा थोड़ा सा सिकोड़ा, लेकिन अपना आपा नहीं खोया। अमोन ने अपनी मुस्कान बनाए रखी और अपना हाथ नीचे कर लिया। वो बोला, तुम बहुत ज्यादा ही संकोच कर रहे हो, तुम थोड़े और डेयरिंग हो सकते हो। यानी वो क्लाइन को उकसा रहा था कि भाई खुलकर खेलो, डरते क्यों हो। दर्द से संभलने के बाद क्लाइन ने अपना हाथ उठाया, अपनी कनपटी यानी टेम्पल्स को दबाया। वो बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। उसका हर एक वर्म ऑफ स्पिरिट चीख चीख कर उसे आराम करने के लिए कर रहा था। जरा सोचो यार, क्लाइन की हालत क्या थी। पहले वो ज़ारातुल से बचने के लिए भागा, फिर उसने अपने पास्ट सेल्फ से स्पिरिचुअलिटी उधार ली जो अब खत्म हो रही थी।
उसके बाद लगातार ट्रेवलिंग करना और फिर एंजिल्स एम्ब्रेस यूज करके अपने निशान मिटाना। वो अपनी लिमिट पर पहुंच चुका था। उसने सोचा था कि एक सेफ जोन में जाकर वो ग्रे फॉग के ऊपर जाएगा और चेक करेगा कि आसपास क्या चल रहा है और फिर सो जाए क्या। उसे अमोन का एम्बुश झेलना पड़ा और वो पैरासिटाइज हो गया। अमोन ने उसे टॉर्चर करते करते यहाँ फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स तक पहुंचा दिया था। अगर सिचुएशन इतनी खतरनाक नहीं होती तो क्लाइन शायद कब का बेहोश हो गया होता। क्लाइन ने अपना हाथ नीचे किया और साफ साफ वो आराम करना है। उसे यकीन था कि अमोन उसकी ये बात मान लेगा। क्यों? क्योंकि क्लाइन जितनी कोशिश कर रहा था भागने की और फेल हो रहा था, उतना ही अमोन को मजा आ रहा था। ये गॉड ऑफ मिस्चीफ के लिए एक एंटरटेनमेंट था। अमोन ने अपनी मोनोकल ठीक करते हुए पहाड़ी की तरह और कहा, ठीक है, वो एक आराम करने की जगह है, हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। बेशक मुझे कोई ऐतराज नहीं अगर तुम यहीं खुले में डेरा डालना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इंसानों को ऐसी जगह ज्यादा पसंद आती हैं जहां थोड़ी सुरक्षा महसूस हो। क्लाइन ने जवाब दिया, वहीं चलते हैं। असल में क्लाइन चाहता कि वो फ्लेमिंग जंप यूज करके सीधे वहां पहुंच जाए, लेकिन उसकी स्पिरिचुअलिटी इतनी कम थी कि उसने इरादा बदल दिया। उसे चुपचाप अमोन के पीछे पीछे अपने पैरों पर चलकर ही जाना पड़ा। रास्ते में क्लाइन ने और सवाल पूछने के इरादे से अमोन से कहा, तुम डिस्टेंस को स्टील करके हमें तुरंत मंजिल पर क्यों नहीं पहुंचा देते? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट था। अमोन तो स्पेस और डिस्टेंस को चुरा सकता था, तो फिर पैदल क्यों चल रहे हैं? अमोन ने अपना सिर घुमाया और अपनी मोनोकल वाली आंख से क्लाइन को देखा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने कहा, आराम मुझे नहीं करना है, तुम्हें करना है। ओ भाई, क्या जवाब था। मतलब मुझे थकावट नहीं हो रही, तुम मरो तो मरो। क्लाइन ने अपना मुंह बंद कर लिया और चुपचाप आगे चलता रहा। तकरीबन 10 बार बिजली चमकने के बाद अमोन ने अपना हाथ उठाया और सामने इशारा किया। हम पहुंच गए। 100 मीटर से भी कम दूरी पर एक पहाड़ी की परछाई में कुछ टूटी फूटी इमारतें दिख रही थीं। 10 से ज्यादा विशाल पत्थर के खंभे जमीन से बाहर निकले हुए थे, जो सिर्फ क्लाइन के घुटनों तक ही पहुंच रहे थे। दरारों के बीच से कुछ जंगली घास उगाई थी, जिनके नुकीले सिरे खून की तरह गहरे लाल रंग के थे। क्लाइन ने अपनी कनपटी दबाते हुए पूछा, क्या यहाँ कभी लोग रहते थे? अपनी मोनोकल को अपनी उंगली से ठीक करते हुए अमोन ने मुस्कुराकर कहा, यह जगह कभी एक बहुत बड़ा शहर हुआ, कैटक्लिज्म हुआ, यानी वो महाविनाश, तो जमीन फट गई और पूरे शहर को निगल गई। सिर्फ ये बचे कुचे ढांचे ही गवाह हैं कि यहाँ कभी कोई शहर था। सभ्यता का विनाश, ये ख्याल अचानक क्लाइन के दिमाग में आया। उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई और उस जगह पहुंच गया जहां वो अजीब सी जंगली घास उगी थी। एक आधी ढही हुई इमारत में घुसने के बाद क्लाइन ने आदत के मुताबिक चारों तरफ नजर दौड़ाई। वो ग्रे पत्थर की दीवारें जो फट चुकी थीं, उन पर कुछ पेंटिंग्स थीं जो हजारों सालों में मिट चुकी थीं। लेकिन इतना समझ आ रहा था कि इस शहर के लोग मानते थे कि मरने के बाद स्वर्ग में जाना एक सम्मान की बात है। अपनी सांसों को काबू में करने के बाद क्लाइन ने वो लालटेन फेंक दी। एक मोटे पत्थर के खंभे का सहारा लेकर वो बैठ गया और बड़ी मुश्किल से अपने दिमाग में रोशनी की लेयर्स को इमेजिन करने लगा। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि ऐसे माहौल में सोना कितना खतरनाक हो सकता है। उसने मन ही मन में चिल्लाकर कहा, आने दो खतरे को, जितना जोर से आना है आए। काले लबादे वाला अमोन उसे एक नजर देखता है और फिर बड़े आराम से उसके बगल में बैठ जाता है। उसने चुटकी बजाई और लालटेन में जो मोमबत्ती बस बुझने ही वाली थी, उसका पिघलना बंद हो गया, लेकिन उसकी मध्यम पीली रोशनी वैसे ही फैलती रही। हालांकि उसमें ईंधन सिर्फ कुछ मिनटों का बचा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वो घंटों या शायद दिनों तक जलती रहेगी। ये कुदरत के नियमों के खिलाफ एक एरर था, एक गलती थी जिसे अमोन ने जानबूझकर किया था। पता नहीं कितना वक्त गुजरा, इनको बहुत गहरी नींद आई और फिर मिस मैजिशियन की प्रेयर्स की आवाज से उसकी आंख खुली, लेकिन वो अभी इसका जवाब देने की हालत में नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद रखीं और ऐसा दिखावा किया जैसे वो अभी भी सो रहा है या सपना देख रहा है। अब यहाँ क्लाइन ने अपना असली दिमाग चलाना शुरू किया। उसने सोचा, अगर मैं डीप लेवल पर पैरास्टाइज नहीं हुआ हूं तो मुझे नहीं लगता कि अमोन मेरे थॉट्स को मॉनिटर कर सकता है। वो सिर्फ तब जान सकता है जब मेरे थॉट्स उसके लिए नुकसानदेह हों। ये सोचते हुए उसने चुपके से ग्रे फॉग को समन किया। उसने हिस्टोरिकल वॉइड के जरिए अपने पास्ट सेल्फ से एक स्टेट, यानी एक मानसिक स्थिति उधार ली थी। ये वो स्टेट थी जब विन रैम्बिस ने उसके कॉन्शनेस के आइलैंड पर हमला किया था। इस कोशिश को न तो रोका गया और न ही चुराया गया। इस स्टेट का यूज करके और इस फैक्ट का फायदा उठाकर कि वो सपनों और माइंड वर्ल्ड में अपनी जागरूकता बनाए रख सकता था, उसने अपनी चेतना का एक हिस्सा अलग किया। वो अपने स्पिरिचुअल आसमान में रहकर शांति से नीचे अपने माइंड के आइलैंड को देखने लगा। दोस्तों, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो मैं समझाता हूँ। क्लाइन ने बेसिकली अपने दिमाग का एक बैकअप वर्जन लोड किया और अब वो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से अपने ही दिमाग को स्कैन कर रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। उसने बारीकी से चेक किया कि क्या उसके दिमाग या सोच में कोई अबनॉर्मल चीज है। काफी देर तक कंपैरिजन करने के बाद वो कंफर्म हो गया कि उसके माइंड वर्ल्ड में सब कुछ नॉर्मल है। इसका मतलब ये था कि भले ही उसके शरीर में अभी भी वर्म ऑफ टाइम मौजूद था, लेकिन ये सिर्फ एक सतही लेवल का पैरासिटाइजेशन था। अमोन उसके थॉट्स को मॉनिटर नहीं कर सकता था।
जब उसे ये सेफ जोन मिल गया तब जाकर क्लाइन ने अपनी दबी हुई सोच को आज़ाद किया और सिचुएशन को एनालाइज करना शुरू किया। वो सोचने लगा, अमोन गॉड ऑफ मिसचीफ है और गॉड ऑफ डिसीट भी। ये नामुमकिन है कि वो ये गेम सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहा हो। अगर उसे सिर्फ मजे लेने होते तो वो अपनी असली बॉडी के आने का इंतजार करता और फिर मेरी किस्मत चुरा लेता। वो सेफिरा कैसल मिलने के बाद भी ये कर सकता था। तो फिर इस सब के पीछे उसका असली मकसद क्या है? अगर मैं इस बात की तह तक पहुंच गया तो शायद मुझे आज़ादी मिल सकती है। और हाँ, एक और बात, जब उसने लक एनहेंसमेंट रिचुअल का मंत्र मैंडरिन में बोला था तो उसने उस स्पेशल लैंग्वेज पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, न ही उसने कोई सवाल पूछा। ये बात उसके क्यूरियोसिटी वाले नेचर से बिल्कुल मैच नहीं करती। क्लाइन के दिमाग में एक डाउट आया, क्या उसने जानबूझकर बग शब्द का यूज किया था मुझे परखने के लिए, ताकि वो देख सके कि मैं क्या कनेक्शंस बनाता हूँ। लेकिन उसने मेरे थॉट्स नहीं चुराए। नहीं, अगर मेरे सारे आइडियाज एक दूसरे से अलग थलग होते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि वो चोरी हो गए हैं। क्लाइन ने उस वक्त की सिचुएशन को याद किया और अपने थॉट्स के लॉजिकल कनेक्शंस को चेक किया। उसने कन्फर्म किया कि उसके थॉट्स चोरी नहीं हुए थे। और इसी बात से उसे एक बहुत बड़ी और डरावनी चीज कन्फर्म हो गई। वो ये थी कि डीप लेवल पर पैरासिटाइज होने का मतलब ये था कि अमोन उसके थॉट्स को बिना चुराए सीधे मॉनिटर कर सकता था। अमोन ने ऐसा दिखावा किया था कि उसे सिर्फ तब पता चलता है जब क्लाइन उसके बारे में बुरा सोचता है। ये सब एक ब्रफ, एक धोखा था। क्लाइन ने सोचा, मुझे पता था ये डीप लेवल पैरासिटाइजेशन वैसा नहीं जैसा पेलेज ने बताया था। इस डिडक्शन के हिसाब से मैं रास्ते भर जो भी सोच रहा था वो सब अमोन ने सुन लिया है, जिसमें अर्थ यानी पृथ्वी, मेरे साथी अर्थलिंग्स और बच्चों की पढ़ाई जैसी बातें शामिल हैं। कितना भयानक है ये। शुक्र है कि जब मैं जॉर्ज दी थर्ड के रिचुअल को बर्बाद करने का प्लान बना रहा था तो मैंने इमेजिन किया था कि अगर अमोन मुझे पैरासिटाइज कर ले तो क्या होगा। मेरे आधे थॉट्स मेरे नेचुरल रिएक्शंस थे और बाकी आधे मैंने जानबूझकर छोड़े थे। इस तरह न सिर्फ मैंने अपने राज खोले बल्कि इसका यूज करके अमोन का भरोसा भी जीत लिया और जो सबसे जरूरी और कोर बातें थीं उन्हें छुपा लिया। अभी के लिए से पक्का ये पता है कि मेरा प्लान उससे और हिस्टोरिकल सीक्रेट्स निकलवाने का है ताकि मैं स्कॉलर ऑफ योर पोशन को जल्दी डाइजेस्ट कर सकूं। लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं पोशन को पूरी तरह डाइजेस्ट करने के कितने करीब हूं। मैं बस कुछ ही कदम दूर हूं, या कह लो कि बस एक मौके की दूरी पर हूं। क्लाइन का दिमाग तेजी से चल रहा था। क्या अमोन ने जानबूझकर पैरासाइट को हटाया और मेरे साथ ये गेम खेला क्योंकि उसने कभी एशियंट्स एंड गॉड से अर्थ के बारे में सुना था और वो कुछ सीक्रेट्स जानता है? क्या वो मेरे जरिए कुछ ऐसे काम करवाना चाहता है जो वो खुद नहीं कर सकता? अगर ऐसा है तो आगे जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, मुझे ऐसा दिखाना होगा कि मुझे इस बात का पता ही नहीं चला है। मुझे अभी भी एक नॉर्मल इंसान की तरह भागने का प्लान बनाना होगा। जैसे ही मैं अपनी बेस स्टेट में वापस आऊंगा मैं अपनी पहली कोशिश करूंगा। थोड़ी देर बाद क्लाइन ने अपनी आंखें खोली। नुकीली टोपी पहने अमोन उसके बगल में बैठा था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने पूछा, क्या तुमने फैसला कर लिया? तुम अपना अगला कदम कब उठाने वाले हो? अमोन ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वो क्लाइन का ही पार्ट न हो, न कि वो टारगेट जिससे क्लाइन भागने की कोशिश कर रहा था। ये सीन दोस्तों इतना चिल्स देने वाला है कि मैं बता नहीं सकता। मतलब आपका दुश्मन आपके बगल में बैठा है, उसे आपके हर प्लान की खबर है और वो आपसे ही पूछ रहा है कि भाई कब भागोगे। यही तो है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का असली मजा। यहाँ सिर्फ पावर की लड़ाई है बल्कि दिमाग की भी जबरदस्त टक्कर है। अब देखना यह है कि क्लाइन इस माइंड गेम में अमोन को कैसे मात देता है। क्या वो सच में भाग पाएगा या अमोन का ये जाल उसे हमेशा के लिए फंसा लेगा? कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए। तो भाई लोग, कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ी थी। क्लाइन और अमोन अभी भी उस डरावनी जगह यानी फोरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में फंसे हुए हैं। क्लाइन दीवार पर हाथ रखकर धीरे धीरे सीधा बैठता है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल है। वो अपना सिर हिलाते हुए खुद से ही बोलता है कि जब तक पेट नहीं भरता मेरा दिमाग काम करना शुरू ही नहीं करता। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। क्लाइन यहाँ सच भी बोल रहा है और झूठ भी। सच इसलिए क्योंकि अभी वो पूरी तरह से एक मिथिकल क्रिएचर नहीं बना है। एक सीक्वेंस 3 का डेमीगॉड होने के नाते उसे भूख और प्यास महसूस होती है। लेकिन झूठ इसलिए क्योंकि अगर वो 15 दिन भी खाना न खाए तो भी उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे भाई, वो एक डेमीगॉड है, कोई आम इंसान नहीं। तो फिर वो खाने की बात क्यों कर रहा है? असल में क्लाइन ये जताना चाहता है कि वो अपनी अगली चाल चलने से पहले खुद को मेंटली और फिजिकली पूरी तरह ऑप्टिमल कंडीशन में लाना चाहता है। यानी वो खुद को तैयार कर रहा है एक बहुत बड़े रिस्क के लिए। अमोन, जो हमेशा की तरह अपनी मोनोकल के साथ खेल रहा है, वो क्लाइन की बात सुनकर मुस्कुराता है। वो कहता है, यह तो एक मैजिशियन की आदत है। मैं तुम्हें खाना तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम अपना जुगाड़ खुद कर लो। अब सोचो सिचुएशन कितनी अजीब है। क्लाइन किडनैप हो चुका है, उसके सामने दुनिया का सबसे खतरनाक किंग ऑफ एंजल्स बैठा है और वो दोनों ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई पुरानी दोस्ती हो। क्लाइन कुछ सेकंड्स के लिए सोचता है और फिर हवा में अपना राइट हैंड उठाता है। अचानक उसके सामने एक कॉफी टेबल आ जाती है। यह कोई ऐसी वसी टेबल नहीं है बल्कि ड्वेन डांटेस के घर की टेबल है जिसे उसने हिस्टोरिकल वॉइड से समन किया है।
उस टूटी फूटी बिल्डिंग की पीली रोशनी में क्लाइन फिर से हाथ बढ़ाता है और एक बहुत ही सुंदर बॉक्स हवा से निकाल लेता है। उस बॉक्स के अंदर छुरी, कांटा और कप का एक पूरा सेट है। अब आप सोचोगे कि क्लाइन इतना ड्रामा क्यों कर रहा है। सिंपल है, वो एक बार में हिस्टोरिकल वॉइड से सिर्फ 3 चीजें ही मेंटेन कर सकता है। इसलिए अलग अलग चम्मच या प्लेट मंगाने के बजाय उसने पूरा बॉक्स ही समन कर लिया। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। टेबल सेट करने के बाद क्लाइन ने अमोन की तरफ देखा और ऐसे सिर जैसे किसी मेहमान का स्वागत कर रहा हो। फिर उसने एक मीडियम वेल डन स्टिक समन की जिस पर ब्लैक पेपर सॉस लगा हुआ था। स्टिक से धुआं निकल रहा था और जैसे ही क्लाइन ने उसे काटा, अंदर से वो हल्का पिंक और जूसी दिख रहा था। क्लाइन ने स्टिक का एक टुकड़ा मुंह में डाला। टेस्ट एकदम असली था, टेक्सचर एकदम रसीला। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह खाना नकली है या इतिहास से उठाया गया है। उसने अमोन से कहा, 15 मिनट के लिए ही सही, लेकिन इससे मुझे असली एनर्जी मिलेगी। क्लाइन का कॉन्फिडेंस देखो यार, वो एक किडनैप बियॉन्डर की तरह नहीं, बल्कि एक होस्ट की तरह बात कर रहा है। अमोन ने भी अपनी मोनोकल को सही किया और स्माइल करते हुए कहा, मैंने भी ट्राई किया है, टेस्ट बुरा नहीं है। तुम्हारी अडॉप्ट करने की क्षमता वाकई बहुत तेज है। क्या तुम सच में मेरा ब्लेस्ड बनने के बारे में नहीं सोच रहे? क्लाइन ने स्टीक का दूसरा टुकड़ा काटते हुए ऐसे जवाब दिया जैसे वो अपने जिगरी दोस्त से बात कर रहा हो। उसने कहा, मुझे मार दो भाई, क्या स्वैग है। सामने मौत खड़ी है और क्लाइन कह रहा है, मुझे मार दो लेकिन मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा। इसी वक्त बाहर का नजारा देखो, बिजली कड़क रही है, चारों तरफ गहरा अंधेरा है और उस अंधेरे में सैकड़ों डरावनी आंखें उस टूटी हुई बिल्डिंग को घूर रही हैं। बाहर अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स हैं, खून जैसी लाल घास हवा में हिल रही है, लेकिन अंदर अंदर एक आर्टिस्टिक कॉफी टेबल सजी है, बढ़िया खाना रखा है और स्टिक की खुशबू हवा में तैर रही है। यह कंट्रास्ट देख रहे हो आप? बाहर नर्क है और अंदर क्लाइन से खाना खा रहा है जैसे वो किसी 5 स्टार होटल में हो। इसे ही कहते हैं चैप्टर का टाइटल पॉइस, यानी बैलेंस और ठहराव। स्टिक खत्म करने के बाद क्लाइन ने मेगुर मैनर से एक गिलास वाइन मंगाई और एक ही घूंट में पी गया। उसके बाद तो जैसे दावत शुरू हो गई। सूप, फ्राइड फिश, मटन स्टू, बेक्ड पोटैटो, एक के बाद एक डिशेज आती गईं और क्लाइन के पेट में जो खाना उसने पहले खाया था उसका टाइम लिमिट खत्म हो गया और वो गायब हो गया। लेकिन क्लाइन को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसका पेट तो भर रहा था। और हाँ, कॉफी टेबल को भी बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा था, वरना वो भी गायब हो जाती। अब आता है इस सीन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। खाने के बाद क्लाइन ने हवा से एक कप निकाला जिसमें वनीला आइसक्रीम थी। उसने मजे ले लेकर आइसक्रीम खाई। एक कप खत्म हुआ तो दूसरा मंगाया, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा। उसने लगातार 5 अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम खाई। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लाइन को अचानक आइसक्रीम की क्या तलब लग गई। यार, यहाँ क्लाइन एक बहुत गहरा खेल खेल रहा है। याद है विल ऑसेप्टिन, वो छोटा बच्चा जो स्नेक ऑफ मरकरी है, उसकी पसंदीदा चीज क्या है? आइसक्रीम। क्लाइन पास्ट से आइसक्रीम समन करके इनडायरेक्टली विलोसेप्टिन के साथ एक कनेक्शन बना रहा है। हर एक स्कूप के साथ वो अपनी लक यानी किस्मत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ताकि जब वो भागने की कोशिश करे तो किस्मत उसका साथ दे। जैसे ही क्लाइन ने छठी बार हाथ बढ़ाया, अमोन जो चुपचाप बैठा देख रहा था, अचानक हंस पड़ा। उसने कहा, तुम्हारी किस्मत में एक अजीब सा बदलाव आया है, क्या ही तुम्हारी तैयारी है? क्लाइन का हाथ हवा में ही जम गया, उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं। अमोन को पता चल गया था, लेकिन अब रुकने का कोई चांस नहीं था। उसी वक्त अंधेरे में छिपे अजीबोगरीब कीड़े और जानवर अचानक क्लाइन की मैरियोनेट्स बन गए। क्लाइन ने एक 700 वर्म्स ऑफ स्पिरिट को बाहर भेजा, इस उम्मीद में कि शायद उनमें से कोई एक लकी निकले और अमोन की चोरी से। यह क्लाइन का मास्टर प्लान था। वो क्वांटिटी से अमोन को हराना चाहता था। सो अलग अलग क्लाइन और सबके साथवा में हाथ डालकर कुछ समन करने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त वो सभी स्कॉलर्स ऑफ योर की पावर यूज कर रहे थे। क्लाइन किसे बुलाना चाहता? मिस मैसेंजर यानी रेनेट टिनेकर को, क्योंकि उनके साथ क्लाइन का कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए उन्हें हिस्टोरिकल वॉइड से बाहर खींचना सबसे आसान था। लेकिन अमोन तो अमोन है भाई। वो अपनी जगह पर आराम से बैठा रहा। उसकी मोनोकल से एक हल्की सी रोशनी निकली और वो उन 101 क्लाइन को घूरता रहा। क्लाइन की सारी मैरियोनेट्स ने हाथ बाहर खींचे, लेकिन किसी के हाथ में कुछ नहीं आया। रेनेट टिनेकर बाहर नहीं आई। प्लान फेल होता दिख रहा था। तभी अमोन ने अपना राइट हैंड उठाया और हवा में कुछ पकड़ने का एक्शन किया। उसने अपना हाथ पीछे खींचा और जानते हो क्या हुआ? बाहर उस टूटी बिल्डिंग के पास एक विशाल गुड़िया प्रकट हो गई, जो किसी महल जितनी बड़ी थी। उसने एक काली और पेचीदा ड्रेस पहनी थी और वो बेलों से बंधी हुई थी। यह एंशियंट बेन रेनेट टिनेकर थीं, लेकिन उन्हें क्लाइन ने नहीं बल्कि अमोन ने समन किया था। या यूं कहें कि अमोन ने क्लाइन की समनिंग को ही चोरी कर लिया था। यार, यह मोमेंट कितना डरावना है, जरा सोचो। आपने अपनी मदद के लिए किसी को बुलाया और आपके दुश्मन ने उस बुलावे को ही हैक कर लिया। अब आपकी मदद करने वाला आपके दुश्मन के कंट्रोल में है। रेनेट टिनेकर की लाल आंखें तुरंत क्लाइन की 100 मैरियोनेट्स पर पड़ी। बिना किसी आवाज के वो सारी मैरियोनेट्स, जो या तो क्लाइन जैसी दिख रही थीं या मॉन्स्टर्स जैसी, अचानक चमकने लगीं। और अगले ही पल वो सब की सब बकरियों और सफेद खरगोशों में बदल गईं। ट्रांसफॉर्मेशन कर्स, क्लाइन का पूरा प्लान धरा का धरा रह गया।
उसकी सेना अब बकरियों का झुंड बन चुकी थी। क्लाइन की असली बॉडी, जो कहीं छिप गई थी, वो लालटेन की आग से बाहर निकली। उसने उन जानवरों को देखा जो कुछ पल पहले उसकी मैरियोनेट्स थीं, और वहीं जमीन पर बैठ गया और हंसने लगा। हाँ, वो हंसने लगा। उसने कहा, खाना खाने के बाद टहलना सेहत के लिए अच्छा है। भाई साहब, क्या लेवल का कॉन्फिडेंस है! जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे उसने अभी अभी भागने की कोई कोशिश ही नहीं की। इसे कहते हैं पॉइस। अमोन भी इस नाटक में पूरा साथ दे रहा था। उसने रिलैक्स होकर सिर हिलाया और कहा, मैंने इंसानों की काफी किताबें पढ़ी हैं, उनमें वाकई ऐसी राय दी गई है। इसके बाद अमोन ने रेनेट टिनेकर की प्रोजेक्शन की तरफ इशारा किया और पूछा, क्या यह तुम्हारी मैसेंजर है? अब इसमें छिपाने जैसा कुछ था नहीं? तो क्लाइन ने हाँ में सिर हिला दिया। अमोन ने रेनेट को ऊपर से नीचे तक देखा और अफसोस जताते हुए कहा, कितनी बंसी भी है। क्लाइन, जिसका पेट अब फिर से खाली होने लगा था क्योंकि पुराना खाना गायब हो रहा था, उसने पूछा, क्या बात है? अमोन ने अपनी मोनोकल को सेट किया और एक शैतानी स्माइल के साथ कहा, मुझे तुम्हें बैकलैंड ले जाकर कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए था। तब मैं इंतजार करता कि तुम्हारी मैसेंजर तुम्हें खत देने आए और फिर वो मेरी मैसेंजर बन जाती। एक एंजल मैसेज को छीनना कितना चैलेंजिंग और मजेदार होता है। जिंदगी में थोड़ा मजा और एक्साइटमेंट तो होना ही चाहिए। क्लाइन ने बहुत गंभीरता से जवाब दिया, मेरे भी यही विचार हैं। अमोन ने फिर से सिर हिलाया, बदनसी भी है। एवरनाइट वो हैं जिनसे मुझे सावधान रहना पड़ता है। अगर हम वहां और रुकते तो मुझे नहीं पता कि क्या हो जाता। यह कहते हुए अमोन ने रेनेट टिनेकर के प्रोजेक्शन को गायब कर दिया। यहाँ एक बहुत बड़ा इंसाइट मिलता है। अमोन, जो इतना पावरफुल है, वो भी एवरनाइट गॉडेस से डरता है। क्लाइन ने तो इस मौके का फायदा उठाया। उसने एक भक्त की तरह एक्ट करते हुए पूछा, आप गॉडेस से बहुत डरते हैं? अमोन ने पीली रोशनी की तरफ देखा और कहा, मैं उन चीजों को चोरी नहीं कर सकता जिन्हें मैं समझ नहीं पाता, खासकर वो चीजें जो कंसील्ड स्टेट में हों, यानी छिपी हुई हों। मुझे नहीं पता कि उनके पास और क्या इंतजाम है। अमोन का यह डर जायज है। मारा एयर पाथवे चोरी कर सकता है, लेकिन एवरनाइट का पाथवे चीजों को मिटा देता है या छिपा देता है। क्लाइन ने सोचा कि बातों बातों में एक ट्राई और मारी जाए। उसने अचानक जोटुन भाषा में एवरनाइट गॉडेस का नाम लेना शुरू कर दिया, आप जो कॉस्मोस से भी ऊपर हैं। लेकिन जैसे ही उसने यह बोला, उसके विचार गायब हो गए। अमोन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया, क्या तुम मुझे टेस्ट कर रहे हो, यह सोचकर कि मैं तुम्हारे विचार और शब्द चोरी करूंगा और अनजाने में गॉडेस का नाम ले लूंगा? बेटा, मैं सीक्वेंस 4 का पैरासाइट भी हूं। मैं चोरी की हुई चीजों को कंट्रोल कर सकता हूं और उन्हें सही समय पर बाहर निकाल सकता हूं। यानी अमोन ने क्लाइन की प्रार्थना भी चोरी कर ली। क्लाइन ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद। अब क्लाइन अपने दिमाग में इस पूरे फेलियर का एनालिसिस कर रहा था। उसने सोचा, रेनेट को बुलाना सबसे आसान है क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। आइसक्रीम से मुझे वेलोसेप्टिन का थोड़ा लक मिलता है, लेकिन आगे से मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे अमोन मेरी समनिंग को सीधे चोरी न कर सके। नहीं तो मैं जितनी मेहनत करूंगा, अमोन को उतना ही फायदा होगा। अभी क्लाइन यह सोच ही रहा था कि अमोन ने उन जानवरों की तरफ इशारा किया, वो बकरियां और खरगोश जो पहले क्लाइन की मैरियोनेट्स थीं। अमोन ने एक बहुत ही डार्क जोक मारा। उसने कहा, तुम्हें चिंता नहीं कि इस जगह पर अच्छा खाना नहीं मिलेगा। देखो, वहां खाना मौजूद है, जब तक हम उस कर्ज को नहीं हटाते। वो लाइंसली जान रह गया। उसने उन बकरियों को देखा। जब उसने चाहा तो उन जानवरों ने भी एक साथ क्लाइन की तरफ देखा। एक तरह से वो जानवर क्लाइन खुद ही था, क्योंकि वो उसकी वर्म्स ऑफ स्पिरिट से बने थे। सोचो कितना घिनौना मजाक है। अमोन कह रहा है कि तुम खुद को ही मारकर खा लो। यही तो अमोन का असली खौफ है। वो सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग को भी तोड़ता है। लेकिन क्लाइन अभी भी शांत है। यही उसकी पॉइस, यही उसकी ताकत है। तो दोस्तों, यह था चैप्टर 1157, जहां एक दावत भी हुई, एक जंग भी हुई और अंत में एक बहुत ही डार्क। को क्या लगता है, क्या आप क्लाइन अगली बार अमोन को चकमा दे पाएगा, या फिर अमोन ऐसे ही उसके हर प्लान को चोरी करता रहेगा? कहानी यहाँ से और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और थ्रिलिंग होने वाली है। अगले चैप्टर में देखते हैं कि क्लाइन का अगला कदम क्या होगा। तब तक के लिए कीप लिसनिंग, और हाँ, बकरियों से दूर रहना है। तो दोस्तों, कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हमने पिछले चैप्टर में छोड़ा था। क्लेन अभी भी उस अजीब सी सिचुएशन में फंसा हुआ है जहां वो अमोन के साथ है और उसके खुद के मैरियनेट्स कर्स की वजह से जानवर बन चुके हैं। अब सीन है कि क्लेन उन रैबिट्स और पहाड़ी बकरियों को यानी माउंटेन गोट्स को चुपचाप घूर रहा है। करीब 10 सेकंड वो बस उन्हें देखता रहता है, जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला ले रहा हो। फिर अचानक क्लेन अपनी आंखें बंद करता है और अपनी राइट इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को हवा में ऐसे फ्लिक करता है जैसे वो कोई इनविजिबल पियानो बजा रहा हो। और जैसे ही वो ये इशारा करता है, उन जानवरों में से 1/3 यानी 1/3 मैरियनेट्स जमीन पर गिर जाते हैं। उनमें जो जान थी वो एकदम से खत्म हो जाती है। लेकिन इसका असर क्लेन पर क्या होता है, ये सुनना बहुत जरूरी है। क्लेन का चेहरा एकदम से बिगड़ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे एक बहुत बाइंड सलवार से 33 बार यानी 33 टाइम्स हिट किया हो। आप सोच सकते हैं कि वो दर्द किस लेवल का होगा। ये वो जाना पहचाना लेकिन एक्सट्रीम पेन था जो उसकी स्पिरिट बॉडी के आर पार हो गया। उसकी बॉडी पर हल्के रंग के मीट टेंड्रिल्स यानी मांस के रेशे फूटने के
और हर रेशा ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रांसपेरेंट मैक्ट यानी कीड़ा बन रहा हो। ये असल में बैकलैश था, क्योंकि उसने अभी अभी अपने ही 33 वर्म्स ऑफ स्पिरिट को मार दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लेन ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल वो कर्स की वजह से अपने मैरिनेट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और उन्हें वापस अपनी बॉडी में लेना भी पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन्हें मारना ही एक ऑप्शन बचा था। करीब 15 मिनट लगे क्लेन को उस दर्द से रिकवर होने में। सांसें काबू में करने के बाद उसने अपना दूसरा अटेम्प्ट किया और अगले 1/3 मैरिनेट्स को मार दिया। वही सेम दर्द, वही रिकवरी का टाइम और वही प्रोसेस। और फाइनली उसने इस शापित मैरिनेट्स के बैच को पूरी तरह खत्म कर दिया। यहाँ समझने वाली बात यह है कि क्लेन ने ये सब एक साथ क्यों नहीं किया। अगर वो सारे 100 वर्म्स ऑफ स्पिरिट को एक साथ मार देता तो वो पक्का कंट्रोल खो देता, यानी लूज कंट्रोल हो जाता। क्योंकि वो कर्सर थे तो वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को वापस लेकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता था। ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन थी। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। क्लेन अभी एक स्कॉलर ऑफ यो है जिसने हाल ही में एडवांस किया है। उसकी एक्टिंग देखो, वो ऐसे दिखा रहा था जैसे उसे बहुत तकलीफ हो रही है और वो अपनी लिमिट पर है। लेकिन सच बात तो यह है कि 100 वर्म्स ऑफ स्पिरिट का लॉस उसे दर्द तो देता, लेकिन वो कंट्रोल लूज नहीं करता। वो बस एक्टिंग कर रहा था ताकि अमोन को लगे कि क्लेन अपनी लिमिट्स पर और ज्यादा पावरफुल नहीं है। ये क्लेन का एक स्मार्ट मूव है, अपने दुश्मन को अपनी असली ताकत का अंदाजा न लगने देना। असली स्कॉलर ऑफ योर जिसने पोशन डाइजेस्ट कर लिया हो, वो तो एक साथ 500 वर्म्स ऑफ स्पिरिट के मरने को भी झेल सकता है। खैर, ये सब करने के बाद क्लेन उस टूटी फूटी टावर जैसी बिल्डिंग से बाहर निकलता है। बाहर अंधेरा है और वो अंधेरे में जाकर कुछ व्हाइट रैबिट्स और एक गोट यानी बकरी को पकड़ कर लाता है। यहाँ क्लेन को एक बात रियलाइज होती है। उसे लगता है कि फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स का अंधेरा वो भी खतरनाक नहीं है जितना लिटिल सन यानी डेरिक ने बताया था। ज्यादातर मॉन्स्टर्स तो वीक हैं। लेकिन फिर वो खुद को करेक्ट करता है। नहीं यार, अंधेरे की गहराई में जो खतरा लोगों को गायब कर देता है। लेकिन सच कहूं तो मेरे बगल में जो ये बंदा बैठा है अमोन, इससे बड़ा खतरा और कोई नहीं है। क्लेन ने उस पतले आदमी अमोन की तरफ देखा जो लालटेन के पास बैठा मुस्कुरा रहा था। अमोन बस उसे देख रहा था कि क्लेन क्या कर रहा है। अब क्लेन ने हिस्टोरिकल वॉइड से छुबला हुआ पानी यानी बॉइंड वाटर समन किया। वो नीचे बैठ गया और बहुत ही सीरियस होकर उन रैबिट्स और गोट की खाल उतारने लगा और मीट साफ करने लगा। काफी मेहनत के बाद क्लेन ने एक अलाव जलाया यानी बॉनफायर। उसने हिस्ट्री से एक बारबेक्यू रैक निकाला और उस पर एक व्हाइट रैबिट को रोस्ट करने के लिए रख दिया। इतना ही नहीं, क्लेन ने अपने पास से कुछ मसाले जैसे बेसिल, सौंफ और नमक निकाला और मीट पर अच्छे से लगा दिया। वो मीट को लगातार घुमा रहा था ताकि वो अच्छे से पक जाए। अब सीन थोड़ा इमोशनल और ग्रॉस दोनों है। क्लेन ने पहले जो हिस्टोरिकल वॉइड से खाना खाया था वो गायब हो चुका था क्योंकि उसने उसे मेंटेन करना बंद कर दिया था। उसकी बॉडी और सोल को खाने की सख्त जरूरत थी। जैसे जैसे मीट पकने लगा एक बहुत ही अच्छी खुशबू हवा में फैल गई। अमोन की नाक थोड़ी फड़फड़ाई और उसने क्लेन से पूछा, तुम सच में इन्हें खाने वाले हो? अमोन ने जवाब का इंतजार किए बिना आगे कहा, ये असल में मॉन्स्टर्स का मांस है और तुम्हारे खुद के वर्म्स ऑफ स्पिरिट हैं। क्या तुम श्योर हो कि तुम इन्हें खाना चाहते हो? ये सुनकर किसी को भी अजीब लगेगा। वो रैबिट्स असल में क्लेन के ही मैरिनेट्स थे जो कर्स की वजह से रैबिट बन गए थे। यानी टेक्निकल देखा जाए तो क्लेन अपने ही वर्म्स ऑफ स्पिरिट को खा रहा है। पर क्लेन का जवाब बहुत ही प्रैक्टिकल था। उसने कहा, एक एंजेल लेवल के कर्स को हटाना आसान नहीं है। अगर कोई सेम लेवल का बंदा उसे रजिस्ट या करेक्ट ना करे तो वो नहीं हटता। अब अगर कोई चीज रैबिट जैसी दिखती है, रैबिट जैसी महकती है और रैबिट जैसा टेस्ट करती है तो भाई वो रैबिट ही है। क्लेन ने सीरियस होकर रैबिट को रोस्ट करते हुए खुद पर ही हंसते हुए कहा, वैसे भी अगर मुझे तुम्हारे चंगुल से भागना है तो मुझे बेस्ट कंडीशन में रहना होगा। इस उम्मीद के लिए मैं अपनी साइकोलॉजिकल लिमिट्स को चैलेंज करने को तैयार हूँ। मन ही मन क्लेन ने सोचा, इसे कहते हैं बेइज्जती और तकलीफ सहना। साथ ही वो उस एशियंट बेन के ट्रांसफॉर्मेशन कर्स के बारे में सोच रहा था। ये कर्स किसी सीक्वेंस 3 डिसाइपल ऑफ साइलेंस के कर्स से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग था। इस कर्स की कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये हमेशा रह सकता। नॉर्मली एक साधारण जानवर क्लेन के वर्म्स ऑफ स्पिरिट के जरिए उसकी बियॉन्डर पावर्स यूज कर सकता है, लेकिन कर्स की वजह से बने हुए ये डिफॉर्म्ड मैरिनेट्स ऐसा नहीं कर सकते। ये एंजेल लेवल का कर्स है। क्लेन खुद को समझाने लगा, कोई भी कर्स रिवर्सिबल नहीं होता, यानी जिसे बदला न जा सके। हमेशा कुछ न कुछ लूप होल्स होते हैं। क्या इस रैबिट को किस करने से वो वापस गेरमैन स्पैरो बन जाएगा? क्लेन ने अपने दिमाग को शांत करने के लिए खुद पर ही ये जोक मारा। अमोन ने उसकी बात सुनकर अपना मोनोकल एडजस्ट किया और मुस्कुराते हुए कहा, वेरी गुड, ये सच में एक अच्छा रेवलेशन है। क्लेन ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने बारबेक्यू पर फोकस करने लगा। थोड़ी देर बाद फ्लेम कंट्रोलिंग की मदद से उसने रैबिट और गोटले को अच्छे से पका लिया। उसने जल्दी से हिस्टोरिकल वॉइड से कुछ मीठी आइस टी समन की और खाने के साथ एंजॉय करने लगा। उस खुशबू और टेस्ट ने क्लेन की बॉडी और माइंड को काफी रिलैक्स किया।
ये जो प्रेशर, डर, हेल्पलेसनेस वो फील कर रहा था अमोन के साथ किडनैप होने की वजह से, वो थोड़ा कम हुआ। खाते वक्त बीच बीच में उसे उन मॉन्स्टर्स के घिनौने चेहरे याद आते और ये ख्याल भी आता कि ये वर्म्स ऑफ स्पिरिट उसी का हिस्सा हैं। लेकिन क्लेन अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया। पेट भरने और एनर्जी वापस पाने के बाद क्लेन ने बाकी बचे हुए इंग्रेडिएंट्स को आग के पास सुखाकर ड्राई राशन बना लिया, जैसे वो अपने आगे के प्लान के लिए खाना सेव कर रहा हो। अमोन उसे धीरे धीरे लेकिन बहुत तरीके से तैयारी करते हुए देख रहा था। अचानक अमोन ने अपना मोनोकल हिलाया और हल्की स्माइल के साथ पूछा, एक्चुअली तुम बस टाइम पास कर रहे हो ना, ताकि हम असली डेस्टिनेशन तक देर से पहुंचे? क्या तुम स्टॉल कर रहे हो? क्लेन के हाथ एक पल के लिए रुके, फिर उसने अपना काम जारी रखा। वो मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं मदद का इंतजार कर रहा हूँ। गेस करो किसकी? अमोन ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उस पल का इंतजार रहेगा। क्लेन ने अपना काम जारी रखा और 3-4 टाइम का राशन तैयार कर लिया। फिर उसने कुछ सोचा और अमोन के सामने वाली खाली जगह यानी वॉइड में अपना हाथ डाला। वो बार बार कोशिश करता रहा लेकिन फेल होता रहा। पता नहीं वो क्या चीज समन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो अमोन को चैलेंज कर रहा है कि हिम्मत है तो इसे चोरी करके दिखाओ। कुछ सेकंड देखने के बाद अमोन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। वो धीरे से खड़ा हुआ और उस टूटी हुई बिल्डिंग से बाहर निकल गया। क्लेन का हाथ हवा में ही रुक गया, फिर उसने हाथ पीछे खींचा और अपना माथा पकड़ा। वो कंफ्यूजन में बड़बड़ाया, मैं अभी क्या करने की कोशिश कर रहा था? याद करने की कोशिश करते क्लेन भी खड़ा हो गया। उसने अपना पैक किया हुआ जानवरों की खाल वाली लालटेन उठाई और अमोन के पीछे पीछे चल दिया। वो दोनों, एक आदमी और एक एंजेल, पहाड़ी के चक्कर लगाकर एक वैली में यानी घाटी में दाखिल हुए। वहां एक नदी थी जिसमें पानी की आवाज आ रही थी, लेकिन जैसे ही लालटेन की पीली रोशनी उस पर पड़ी या आसमान में बिजली चमकी, क्लेन ने देखा कि नदी तो सूखी पड़ी है, उसमें पानी है ही नहीं, और जो पानी की आवाज आ रही थी वो भी गायब हो गई। क्लेन ने थोड़ा सोचकर अमोन से पूछा, क्या ये नदी कंसील्ड स्टेट में ट्रांसफर कर दी गई है, यानी छुपा दी गई है? अमोन ने हल्का सा सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही, ये सिर्फ पूरे अंधेरे में ही दिखाई देती हैं, जहां कोई रोशनी न हो। क्लेन ने फिर पूछा, क्या मैं इसे पी सकता हूँ? अमोन ने मुस्कुराते हुए कहा, श्योर। ये कभी एक ऐसे शहर का पानी का सोर्स थी जो अंधेरे में 1600 साल तक टिका रहा, जब तक तुम पानी को नदी के बेड से दूर ले जा सकते हो। वो रोशनी वाली जगहों पर भी दिखाई देगा। फिर अमोन ने अपनी शरारती टोन में कहा, तुम्हारा अगला कदम ये होगा कि तुम सजेस्ट करोगे कि मैं लालटेन लेकर साइड में इंतजार करूं जबकि तुम अंधेरे में पानी पियो, और फिर उस मौके का फायदा उठाकर तुम खुद को भी कंसील्ड स्टेट में ट्रांसफर कर लो। क्लेन थोड़ा अजीब सा मुस्कुराया, मैं इतना सिंपल तरीका क्यों अपनाऊंगा? ये सुनकर अमोन हंसा और अपने मोनोकल को सहलाया। कभी कभी सबसे सिंपल प्लान ही सबसे एक्टिव होता है, तुम कोशिश कर सकते हो। अब यार, इस पियरलेस स्विंडर यानी धोखेबाजों के उस्ताद की बातों पर क्लेन कैसे भरोसा कर सकता था? उसे डर था कि अमोन सच बोलकर भी उसके साथ कोई चाल चल रहा है, जिसे रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं। क्लेन ने पानी के मामले को साइड में रखा और पूछा, इस फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में सिटी ऑफ सिल्वर जैसे और कितने इंसानी ठिकाने बचे हैं जो अभी तक बर्बाद नहीं हुए? अमोन ने सामने देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, जिन्हें मैं जानता हूं वो 10 से ज्यादा नहीं है। इस मामले में सिटी ऑफ सिल्वर लकी है। कम से कम वो रोशनी को देख सकते हैं और उसे छू सकते हैं। क्लेन ने इस बात का मतलब निकाला, इसका मतलब है कि सिटी ऑफ सिल्वर जाइंट किंग्स कोर्ट के बहुत करीब है, जो कि फॉरसेकन लैंड से बाहर निकलने का रास्ता है। उन्हें वहां पहुंचने के लिए मरने का रिस्क नहीं लेना पड़ता। बाकी शहरों के लिए, चाहे वो अंधेरे में कितने भी मजबूत क्यों न हो, चाहे वो कितनी भी एक्सप्लोरेशन टीम्स भेजें, सब बेकार है। एग्जिट ढूंढने का कोई तरीका नहीं है। वाकई इस एंगल से देखे तो सिटी ऑफ सिल्वर अनलकी भी है और लकी भी। ये सब देखने के नजरिए पर डिपेंड करता है। क्लेन लालटेन पढ़कर नदी के किनारे चलता रहा और भागने का अपना दूसरा प्लान सोचने लगा। अमोन उसके साथ चल रहा था और बीच बीच में उसे ऐसे आइडियाज दे रहा था जो सुनने में तो रिलायबल लग रहे थे, लेकिन उनका असली रिजल्ट क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसा लग रहा था जैसे अमोन को सिजोफ्रेनिया हो गया है। वो अपनी ही असली बॉडी की उम्मीदों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसे सेफराह कैसन मिले। अब सीन शिफ्ट होता है जाइंट किंग्स कोर्ट की दूसरी सिटी ऑफ सिल्वर में। चीफ का बुलावा मिलने के बाद डेरिक बर्ग, हमारा लिटिल सन, अनशैडोड क्रूसीफिक्स लेकर स्पायर के टॉप पहुंचा और एक बड़े से कमरे में दाखिल हुआ। वहां एक बहुत ही मिस्टीरियस और कॉम्प्लिकेट ऑल्टर बना हुआ था। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें रखी थी, टोटल 6 आइटम्स, और सब में से एक डेंजरस ओरा निकल रहा था। डेरिक ने एक नज़र में देखा, एक साधारण सी सिल्वर फ्लूट यानी बांसुरी, एक स्कल से बना हुआ मास्क और एक डिफॉर्म्ड इंसान के अवशेष। तुम्हारे पास अनशैडोड क्रूसीफिक्स है, तुम यहाँ 15 मिनट रुक सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, वरना तुम्हारी सडन डेथ हो जाएगी, यानी तुम अचानक मर जाओगे। कोलिन इलियार्ड, जो एक लिनन शर्ट और ब्राउन कोट पहने हुए थे, उन्होंने डेरिक को वार्निंग दी। डेरिक की स्पिरिचुअल परसेप्शन ट्रिगर हुई और उसने पूछा, योर एक्सीलेंसी, क्या ये उस ट्वाइलाइट मास्क की वजह से है? उसने स्कल वाले मास्क की तरफ इशारा किया। हाँ, कोलिन ने सिर हिलाया और कहा, मैंने पहले ही 6 पावरफुल क्रिएचर्स के रिमेन्स तैयार कर लिए हैं।
इन सब को मैंने खुद शिकार किया है या फिर मैं मेन फोर्स था? डेरिक को तुरंत समझ आ गया। क्या आपके पास अभी भी किसी डिएटी यानी भगवान की ब्लेसिंग की कमी है? कोलिन एकदम चुप हो गए। करीब 10 सेकंड की खामोशी के बाद उन्होंने अपना मुंह खोला और धीरे से कहा हाँ। थोड़ी हिचकिचाहट और स्ट्रगल के बाद उन्होंने फाइनली फूल को चुना। कम से कम उन मशरूम्स ने सिटी ऑफ सिल्वर को उम्मीद दी थी। डेरिक ने अपनी खुशी को दबाया और टैरो क्लब की बातों को याद किया। उसने हैरानी से पूछा, आपने उन दो गॉड लेवल सील्ड आर्टिफैक्ट्स को ब्लेसिंग देने के लिए क्यों नहीं यूज किया? उसे याद था कि सब्सिडियरी गॉड्स या एंजल्स भी रिचुअल की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं था कि सिर्फ सीक्वेंस 0 का ट्रू डिएटी ही ब्लेसिंग दे। आखिरकार एक सिल्वर नाइट तो सिर्फ सीक्वेंस 3 होता है। कोलिन फिर से चुप हो गए। उन्होंने कुछ सेकंड और हिचकिचाने के बाद कहा, वो ब्लेसिंग्स नहीं देंगे। यहाँ पे आकर चैप्टर एक बहुत ही सस्पेंसफुल मोड पर खत्म होता है। मतलब सोचो, चीफ कोलिन जो हमेशा से इतना सावधान रहते थे, अब वो द फूल से मदद मांग रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। और वो आर्टिफैक्ट्स ब्लेसिंग क्यों नहीं देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसमें हमने देखा क्लेन की स्ट्रगल, अमोन के माइंड गेम्स और सिटी ऑफ सिल्वर में एक बहुत बड़ा बदलाव। कहानी अब और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है था। सिटी ऑफ सिल्वर का हमारा भोला भाला लड़का डेरिक थोड़ा कंफ्यूज्ड है। सीन है कि डेरिक को लगा था कि चीफ कॉलिन इलियड, जो कि सिटी ऑफ सिल्वर के लीडर हैं, वो बहुत पावरफुल हैं और उनके पास जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो उनसे सिल्वर नाइट का रिचुअल पूरा कर लेंगे। लेकिन जब डेरिक ने चीफ को सिल्वर नाइट पोर्शन का फॉर्मूला दिया था तो चीफ ने उसकी तारीफ तो की पर ब्लेसिंग्स यानी किसी देवता के आशीर्वाद की बात नहीं की। डेरिक को लगा शायद चीफ को जरूरत नहीं होगी, पर अब हकीकत सामने आती है। असलियत ये थी कि चीफ को उस वक्त पता ही नहीं था कि उनके पास जो दो गॉड लेवल सिल आर्टिफैक्ट्स हैं वो ब्लेसिंग्स देने के लायक ही नहीं है। ये बात चीफ को सिटी ऑफ सिल्वर वापस आकर पता चली। तो अब सिचुएशन ये है कि डेरिक जो अपने चीफ पर आंख बंद करके भरोसा करता है, उसने मन ही मन गेस कर लिया कि अच्छा शायद चीफ को पहले नहीं पता था। उसने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है चीफ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको किसी डाइटी यानी देवता से ब्लेसिंग दिलवा सकूं। यहाँ डेरिक का इशारा और किसी की तरफ नहीं बल्कि हमारे मिस्टर फूल की तरफ था। डेमन हंटर कॉलिन ने चुपचाप इशारा किया और कहा, सामने वाला कमरा खाली है, वहां जाकर जो करना है करो। डेरिक कॉरिडोर से होते हुए उस आधे खुले कमरे में गया, कुर्सी पर बैठा और वही जाना पहचाना मंत्र बोलना शुरू किया। द फूल दैट डजंट बिलोंग टू दिस एरा, द मिस्टीरियस रूलर अबव द ग्रे फॉग, द किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक हु वील्ड्स गुड लक। अब सीन शिफ्ट होता है सेफिरा कैसल के अंदर, ग्रे फॉग के बीचों बीच। द सन यानी डेरिक को रिप्रेजेंट करने वाला क्रिम्सन स्टार तेजी से चमकने लगा। वो बार बार फूल रहा था और सिकुड़ रहा था, मानो कोई लगातार घंटी बजा रहा हो कि प्लीज मेरी बात सुन। डेरिक ही नहीं, उसके पास में ही द मैजिशियन यानी मिस फोर्स का स्टार भी चमक रहा था, क्योंकि मिस्टर फूल ने अभी तक उनकी प्रार्थना का भी जवाब नहीं दिया था। इन दोनों की रिक्वेस्ट मिलकर सेफिरा कैसल में एक शोर मचा रही थी। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि हमारे मिस्टर फूल यानी क्लाइन इस वक्त सेफिरा कैसल में नहीं है। वो तो इस दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान या कहूँ सबसे खतरनाक एंजेल आमोन के साथ फंसे हुए हैं। क्लाइन हाथ में एक लेदर लालटेन लिए बिजली की कड़कड़ाहट के बीच उस अंधेरी घाटी में चल रहा था। अचानक उसे लगा कि कानों में गूंजने वाली प्रार्थनाओं की आवाज और तेज हो गई है, और इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी। क्लाइन को समझ आ रहा था कि एक आवाज किसी औरत की है और एक मर्द की। औरत जो शायद मिस मैजिशियन है, वो द वर्ल्ड और बैटलैंड के बारे में कुछ कह रही थी, और मर्द जो पक्का डेरिक है, वो जोटुन भाषा में रिचुअल यानी अनुष्ठान की बात कर रहा था। क्लाइन का दिमाग तुरंत दौड़ा, रिचुअल, जोटुन, ये पक्का लिटिल सन है। ओह, तो चीफ कॉलिन को मिस्टर फूल की ब्लेसिंग चाहिए। क्लाइन के मन में एक सरकास्टिक थॉट आया, भाई मिस्टर फूल को खुद इस वक्त ब्लेसिंग की जरूरत है, मैं तुम्हें क्या दूं? क्लाइन को अंदर ही अंदर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। सोचो, तुम्हारे फॉलोअर्स तुम्हें भगवान मानकर मदद मांग रहे हैं और तुम यहाँ खुद एक किडनैपर के साथ पैदल चल रहे हो। क्लाइन ने अपनी एम्बेरसमेंट को छुपाते हुए अपनी मोतियों वाली टोपी और मोनोकल पहने आमोन की तरफ देखा और पूछा, क्या मैं 1 मिनट के लिए सेफिरा कैसल जाकर एक प्रार्थना जवाब दे सकता हूँ? आमोन, जो हमेशा मजे लेने के मूड में रहता है, उसने हैरानी से क्लाइन को देखा और हंसते हुए तुम्हें क्या लग पूछा, क्या मैं तुम्हें जाने दूंगा? क्लाइन ने भी तंज कसते हुए कहा, जब तुम ये गेम खेल ही रहे हो तो इसे थोड़ा और एक्साइटिंग क्यों नहीं बनाते? असल में क्लाइन को कोई उम्मीद नहीं थी कि आमोन मान जाएगा। क्लाइन बस ये सोच रहा कि अगर उसे सेफिरा कैसल जाने का मौका मिल गया तो वहां की पावर यूज करके आमोन की कैद से भाग सकता है। ये तो वही बात हो गई कि आमोन से कहो कि भाई मुझे आजाद कर दो, लेकिन क्लाइन ने ये सवाल सिर्फ इसलिए पूछा था ताकि वो बातचीत शुरू कर सके। आमोन ने अपनी उंगली से अपने दाहिनी आंख पर लगे क्रिस्टल मोनोकल को सेट किया और एक हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, मैं गॉड ऑफ मिसचीफ हूँ, मैं थर्ड इपोक से जिंदा हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए इसका क्या मतलब है। खैर, तुम पूछना क्या चाहते हो? क्लाइन ने मन में सोचा, यार ये बंदा मेरे दिमाग को कितना एक्यूरेटली पढ़ लेता है। फिर उसने एक गहरी सांस ली और वो सवाल पूछा जो हम सबके मन में था,
तुमने उस वक्त सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सप्लोरेशन टीम को पैरासिटाइज क्यों किया था? मतलब तुम उस अंधेरे डंजियन में, उस काल कोठरी में दशकों तक यानी कई सालों तक धैर्य से क्यों बैठे रहे? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। क्योंकि एक बामोन जैसा पावरफुल किंग ऑफ एंजल्स जिसके पास पूरी दुनिया घूमने की ताकत है, वो एक छोटे से शहर के लोगों का इंतजार एक अंधेरे कमरे में क्यों करेगा? आमोन ने रिलैक्स होकर जवाब दिया, मुझे पहले से आभास था कि सिटी ऑफ सिल्वर को कोई बहुत जरूरी जानकारी मिलने वाली है। और देखो, मेरी भविष्यवाणी सच हुई ना, मिस्टर फुल लाइन सन्न रह गया। इसका मतलब समझे आप, आमोन ने वो सब कुछ, वो सालों का इंतजार सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे पता था कि एक दिन क्लाइन और टैरो क्लब वहां आएंगे। ये बंदा मरोडर पाथवे का किंग ऑफ एंजल्स है। इसे फैट यानी नसीब में होने वाली हलचल पहले से दिख जाती है, स्पेशली वो हलचल जो सेफिरा कैसल की वजह से होती है। क्लाइन को समझ ही नहीं आया कि इस बात को आगे कैसे बढ़ाए। 10 सेकंड की चुप्पी के बाद क्लाइन ने बस इतना कहा, तुम सच में बहुत पेशेंट हो, मतलब बहुत सब्र है तुम्हें। सोचो, एक ऐसा देवता जिसे प्रैंक्स करना पसंद है, वो बिना किसी एंटरटेनमेंट के सालों तक अंधेरे में बैठा रहा। आमोन ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया, इसका सब्र से कोई लेना देना नहीं है, इसमें मेरा ज्यादा समय नहीं लगा। यहाँ क्लाइन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मन में सोचता है, मैं अभी भी एक इंसान के नजरिए से सोच रहा हूँ। आमोन एक पूरा मिथिकल क्रिएचर है, पैदाइशी देवता जैसा है, उसके लिए जो शायद 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। 50-60 साल तो पलक झपकने जैसा टाइम है। क्लाइन ने फिर से अपने नॉलेज को खंगारा अगला सवाल दागा, सिटी ऑफ सिल्वर उन चुनिंदा जगहों में से है जो अभी भी तुम्हारे पिता यानी एंशियंट सन गॉड में विश्वास रखते हैं। तो जो तुमने उनकी एक्सप्लोरेशन टीम के साथ किया, क्या वो थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मतलब अपने ही पापा के ये सवाक्तों को मारी नहीं था, लेकिन क्लाइन आमोन की साइकोलॉजी समझना चाहता था। वो देखना चाहता था कि क्या इस बातचीत से उसे भागने का कोई सुराग मिल सकता है। आमोन ने अपना सिर घुमाया और अपने मोनोकल वाली आंख से क्लाइन को देखा। उसके चेहरे पर में एक रूखी मुस्कान थी। अगर मेरे को उनकी आस्था नहीं होती तो सिटी ऑफ सिल्वर कब का मलबे में बदल चुका होता। है मैंने जो देखा है उसके हिसाब से वो लोग एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपाए हुए हैं। वो सीक्रेट क्या है ये मैं नहीं जान पाया क्योंकि तुम और द हैंग्ड मैन यानी एल्जर वहां बीच में आ गए थे। क्लाइन के रोंग खड़े हो गए। आमोन के लिए कुछ इंसानों की मौत चींटियों को कुचलने के बराबर है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बात गौर करने वाली थी वो ये कि सिटी ऑफ सिल्वर के पास ऐसा क्या सीक्रेट है जो आमोन जैसे किंग ऑफ एंजल्स को भी बड़ा सीक्रेट लगता है। क्लाइन ने इस बात को नोट किया और टॉपिक बदला, क्योंकि अब वो एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाना चाहता था। क्लाइन ने पूछा, क्या डार्क एंजल सेसरिर सच में तुम्हारे पिता की पसली से बना था? ये सवाल क्लाइन कब से पूछना चाहता था। आमोन के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वो सामने फैले अंधेरे को देखने लगा। हाँ, उन्होंने अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स का एक हिस्सा और अपनी नेगेटिव पर्सनालिटी को अलग किया और अपनी पसली को मटेरियल की तरह यूज करके डार्क एंजल सेसरिर को बनाया। आमोन ने आगे समझाया, अगर ऐसा नहीं होता तो मेडिसी जैसा घमंडी और अड़ियल इंसान तथाकथित हैंड ऑफ गॉड की बात क्यों मानता? बिना सेसरिर की बगावत और प्रभाव के भले ही एवरनाइट, अर्थ और गॉड ऑफ कॉम्बैट मिल जाते, तब भी मेरे पिता का मरना नामुमकिन था। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा रिवील है। डार्क एंजल सेसरिर ही सारी फसाद की जड़ था, इसलिए एवरनाइट गॉडेस ने शुरू में उसे ही अपने वश में किया था। किसी ने नहीं सोचा था कि एंशियंट सन गॉड खुद को ही धोखा देंगे। क्लाइन की जो थ्योरी थी कि देवताओं की वो पुरानी लड़ाई असल में क्या थी, वो अब कन्फर्म हो गई थी। इस जानकारी से क्लाइन को महसूस हुआ कि उसका स्कॉलर ऑफ योर पोर्शन थोड़ा और डाइजेस्ट हो गया है, क्योंकि वो बीते हुए कल का सच जान रहा था। क्लाइन ने जानबूझकर थोड़ा हिचकिचाते एक और तुक्का मारा, क्या तुम्हारे पिता ने ये सब पहले से देख लिया था? क्या डार्क एंजल सेसरिर उनके दोबारा जिंदा होने यानी रिसरेक्शन की चाबी है? आमोन अचानक हंस पड़ा, तुम इतने सवाल इसलिए पूछ रहे हो ताकि तुम अपना स्कॉल ऑफ योर पोर्शन जल्दी डाइजेस्ट कर सको, है ना? क्लाइन ने मन ही मन घबराहट का नाटक किया, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और कहा, मैं बस क्यूरियस हूँ। तुम फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? मरोडर पाथवे का सीक्वेंस 1 कैरेक्टरिस्टिक जो तुम्हारे पास नहीं है, वो यहाँ तो नहीं है, और सेफिरा कैसल भी यहाँ नहीं है। तो क्या तुमने पिता को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हो? आमोन अपनी मुस्कान लिए सीधा देखता रहा। हाँ भी और नहीं भी, मेरा जीलस यानी वो भाई जो बहुत ज्यादा ही उत्साही है, वो पिता को जिंदा करने के बहुत करीब है। उसे शायद अब मेरी मदद की जरूरत नहीं है। क्लाइन समझ गया, ओह तो एडम सच में एंशियंट सन गॉड को जिंदा करना चाहता है। मुझे लगा था वो सिर्फ सीक्वेंस 0 यानी भगवान बनने के लिए सब कर रहा है। क्लाइन ने बिना छुपाए थर्मिट ऑर्डर के लीडर यानी एडम का नाम लिया। क्लाइन तो मन ही मन ये भी सोच रहा था कि काश एडम अपने छोटे भाई आमोन की पिटाई कर दे, लेकिन उसे याद आया कि स्पेक्टेटर पाथवे के लोग, खासकर किंग ऑफ एंजल्स, मार पिटाई में विश्वास नहीं रखते, वो दिमाग से खेलते हैं। आमोन ने क्लाइन की बात काटी, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो मेरे मामलों में दखल नहीं देगा और न मैं उसके मामलों में। मैं उसे एडम नहीं बुलाता, मुझे लगता है जील्स जैसा निकनेम उसके लिए एकदम सही है। मानना पड़ेगा, मेडिसी को निकनेम देने का बहुत टैलेंट है।
वैसे भी अगर मैं उसका नाम लूँ तो भी वो तब तक नहीं सुन पाएगा जब तक मैं चाहूँ कि वो सुने। यहाँ आमोन ने फिर से अपनी पावर दिखाई। वो एक किंग ऑफ एंजल्स है, वो तय कर सकता है कि कौन उसकी बात सुने और कौन नहीं, भले ही वो किसी का नाम ले रहा हो। इसके बाद क्लाइन ने डार्क एंजेल के बारे में और कुछ नहीं पूछा, क्योंकि साफ था कि आमोन अब जवाब नहीं देगा। थोड़ी देर बाद ये इंसान और एंजेल की जोड़ी उस घाटी से बाहर निकली और एक शांत शहर के सामने आ गई। शहर की आधी से ज्यादा इमारतें गिर चुकी थीं, जो बची थीं उनकी छतें नुकीली थीं, जैसे वो सीधे स्वर्ग की तरफ इशारा कर रही हों। जमीन पर गहरे लाल रंग की बेलें और पौधे उगे हुए थे, जिन पर अजीब से फल लटके थे। पता नहीं वो खाने लायक थे भी या नहीं। जैसे ही वो शहर के अंदर गए, क्लाइन ने देखा कि हर घर के सामने पत्थर के ताबूत रखे हैं। ताबूतों के अंदर कंकाल थे या फिर ताज़ा सड़ी हुई लाशें, लेकिन उन सब में एक बात कॉमन थी। वो सब बुरी तरह से डिफॉर्म्ड थे, यानी उनका शरीर टेढ़ा थे कि 4 टांगें थीं। किसी के माथे के बीच में चीरा लगा हुआ था, किसी की स्किन गायब थी और सीधा मांस दिख रहा था, तो किसी के हाथ उनकी गर्दन के चारों ओर पूंछ की तरह लिपटे हुए थे। नज़ारा एकदम डरावना और घिनौना था। आमोन ने अपने मोनोकल को एडजस्ट करते हुए बड़े कैजुअल तरीके से आसपास देखा और बताया, ये शहर पहले फिनिक्स को पूजता था, बाद में इन्होंने अपनी आस्था मेरे पिता की तरफ मोड़ दी, लेकिन मौत से जुड़े कुछ पुराने रिवाज इन्होंने नहीं छोड़े। कैटाक्लिज्म यानी उस महाविनाश के बाद ये लोग फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में ही छूट गए। लेकिन यहाँ खाने के लिए कोई नॉर्मल पौधे नहीं थे, तो इन्हें जिंदा रहने के लिए उन करप्टेड मॉन्स्टर्स को खाना पड़ा। पीढ़ी दर पीढ़ी इनके शरीर में कमियां और दिमागी परेशानियां आने लगीं, और अंत में ये पूरी तरह खत्म हो गए। क्लाइन को ये सुनकर गहरा धक्का लगा। गॉडेस ने जब सिटी ऑफ सिल्वर के क्रिएटर यानी एंशियंट सन गॉड को मारा था, तो उससे जो कैटाक्लिज्म आया उसने सच में पूरी सभ्यताओं को मिटा दिया। उससे पहले एल्व्स, जायंट्स, फिनिक्स सबकी अपनी सिविलाइजेशन थी, अब बस उनके निशान बचे हैं। अब क्लाइन ने उस शहर को देखा जो जमीन में धंस गया था, और एक आह भरी। इतिहास की किताबों में इसे कैटाक्लिज्म कहना बिल्कुल सही था। क्लाइन थोड़ा रुका और फिर पूछा, हम इस शहर के अंदर से क्यों जा रहे हैं? हम बाहर से घूमकर भी तो जा सकते थे। क्लाइन को ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। यहाँ की वाइब बहुत ही नेगेटिव थी। आमोन मुस्कुराया, उसकी मुस्कान में वही शरारत थी जिससे क्लाइन को डर लगता था। सेकंड ईपोक में फिनिक्स एंसेस्टर के पास डेथ पाथवे के अलावा अप्रेंटिस पाथवे का भी कुछ हिस्सा था। यहाँ की कुछ सजावटें एक लूप होल यानी खामी बन सकती हैं, जिनका इस्तेमाल करके मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता छोटा कर सकता हूं। क्लाइन का चेहरा तुरंत उतर गया। रास्ता छोटा करने का मतलब है कि वो आमोन की असली बॉडी यानी ट्रू बॉडी के पार जल्दी पहुंच जाएगा, और एक बार वो वहां पहुंच गया तो क्लाइन का खेल खत्म। आमोन का ये शॉर्टकट क्लाइन के लिए मौत का एक्सप्रेस टिकट था। अब क्लाइन के पास सोचने के लिए बहुत कम वक्त बचा है। क्या वो इस लूप होल का फायदा उठा पाएगा या आमोन की चाल में और बुरी तरह फंस जाएगा? कहानी यहाँ एक बहुत ही टेंस मोड़ पर आ खड़ी हुई है। चैप्टर 1160, जिसका टाइटल है इम्प्रूविंग यानी सुधार। अब ये टाइटल थोड़ा सा आयरनिकल है, क्योंकि सिचुएशन सुधर रही या बिगड़ रही है ये तो एंड में ही पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है सिटी ऑफ सिल्वर की तरफ, उस ऊंची स्पायर यानी टॉवर के टॉप पर। डेरिक, जो हमारा दसन है, वो काफी देर से वेट कर रहा था। उसने मिस्टर फूल को प्रेयर भेजी थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और भाई, जब भगवान रिप्लाइन करें तो भक्त की हालत क्या होती है, ये हम सब समझ सकते हैं। डेरिक थोड़ा पैनिक करने लगता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है। क्या मिस्टर फूल नाराज हैं, या वो किसी ऐसी स्टेट में है जहां वो सुन नहीं सकते? फिर उसे याद आता है कि 2 दिन पहले ही मिस्टर फूल ने इन्फॉर्म किया था कि नेक्स्ट वीक की गैदरिंग कैंसिल है, तो शायद ये उसी का सिग्नल हो। लेकिन डेरिक की एंजाइटी यानी उसकी घबराहट कम नहीं हो रही थी, और सच बताऊं तो हम उसे ब्लेम नहीं कर सकते। सिटी ऑफ सिल्वर की हिस्ट्री ही ऐसी है। वहां की टेक्स्ट बुक्स में साफ लिखा है कि एक बार क्रिएटर ने भी ऐसे ही रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया था, और फिर उन्होंने इस जमीन को हमेशा के लिए त्याग दिया था। सोचो उस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होगा। उसे लग रहा था कि कहीं हिस्ट्री फिर से रिपीट तो नहीं हो रही, कहीं मिस्टर फूल ने भी उन्हें छोड़ तो नहीं दिया। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाहर खड़ा होता है और चीफ के रूम में वापस जाता है। वहां कॉलिन, इलियाड उसका वेट कर रहे थे। डेरिक उनसे कहता है, हमें कुछ दिन और इंतजार करना होगा। कॉलिन, जो एक लेजेंडरी डीमन हंटर हैं, वो इंतजार शब्द सुनकर थोड़े शक में आ जाते हैं। उनके लिए ये नॉर्मल बात नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कोई बैड डेवलपमेंट हो रहा है। डेरिक अपनी आदत के मुताबिक सिर खुजलाने वाला था, लेकिन उसने खुद को रोका और बस सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। चीफ कॉलिन उसे घूरते रहे, जैसे उसकी रूह में झांक रहे हों, फिर धीरे से बोले, ठीक है, तुम वापस जाओ। यहाँ ये सीन खत्म होता है, लेकिन टेंशन क्लियरली बिल्ड हो चुकी है। अब चलते हैं बैकलैंड के ईस्ट बरो में। वहाँ एक छोटे से 2 बेडरूम अपार्टमेंट में अपनी लेजी मिस फॉर यानी फोर्स मोटी रजाई में लिपटी हुई स्टोव के पास टहल रही थी। उसके चेहरे पर डाउट साफ दिख रहा था। वो शियो की तरफ मुड़ती है और पूछती है, मिस्टर वर्ड ने रिप्लाई क्यों नहीं दिया? शियो, जो हमेशा लॉजिकल बात करती है, वो समझाती है कि शायद वो बिजी होंगे, या फिर मिस्टर फूल अभी प्रेयर्स पास नहीं कर पा रहे होंगे, इसीलिए तो गैदरिंग भी पॉज हुई है। फोर्स सोचती है और कहती है,
गैदरिंग पॉज करने का डिसीजन एकदम बीच हफ्ते में लिया गया। क्या इसका कनेक्शन किंग जॉर्ज 3 से है? शियो एग्री करती है, क्योंकि मिस्टर वर्ल्ड यानी क्लाइन आजकल उसी केस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इन दोनों को नहीं पता कि इनका लीडर मिस्टर वर्ल्ड अभी दुनिया के सबसे डेंजरस इंसान अमोन के साथ फंसा हुआ है। अब आते हैं मेन सीन पर, जो है फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में। एक मरे हुए शहर में सन्नाटा फैला हुआ था। अमोन अपनी क्लासिक ब्लैक मेज रोब में क्लाइन को लीड करते हुए एक कैथेड्रल यानी चर्च की तरफ ले जा रहा था। वहां टूटे हुए पिलर्स थे जिन पर अजीब सी लाल रंग की जंगली घास उगी हुई थी। क्लाइन के हाथ में वो एनिमल हाइड लालटेन थी जिससे थोड़ी रोशनी हो रही थी। क्लाइन ने नोटिस किया कि इस शहर के लोग पूरी तरह मरे नहीं हैं। कुछ सर्वाइवर्स अभी भी जिंदा थे, लेकिन वो अब इंसान नहीं रहे थे। वो अंधेरे के मॉन्स्टर्स बन चुके थे। वो उस पीली रोशनी से डरकर छिप रहे थे, लेकिन उनकी नज़र क्लाइन और अमोन पर थी। वो उन पर हमला करना चाहते थे। क्लाइन को कैसे पता चला कि ये लोग इसी शहर के बाशिंदे थे? क्योंकि उनकी स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स यानी रूह के धागे अजीब थे। कुछ ग्रे व्हाइट थे, कुछ मुड़े हुए थे और कुछ चिपचिपे थे। ये नॉर्मल मॉन्स्टर्स से अलग थे, बिल्कुल उन लाशों की तरह जो ताबूतों में मिलती हैं। क्लाइन के मन में एक गहरा दुख होता है। वो सोचता है कि किस लेवल का डिप्रेशन और मेंटल ब्रेकडाउन हुआ होगा कि इन लोगों ने खुद को ऐसा बना लिया। शायद सबसे बड़ा डर यही था कि रोज उम्मीद करो और रोज सिचुएशन बदतर होती जाए। क्लाइन ने एक आह भरी और अपने मेंटल स्टेट को संभाला। वो खुद भी तो यही फेस कर रहा है। बार बार उम्मीद की किरण दिखती है और बार बार अमोन उसे कुचल देता है। मोनोकल वाला अमोन लाइट के एज तक चलता है और कैथेड्रल के सबसे अंदर वाले हिस्से में पहुंचता है। क्लाइन उसके पीछे था। वहां एक दरवाजा था जो पेल व्हाइट लाइट यानी हल्की सफेद रोशनी से ढका हुआ था। अमोन एक्सप्लेन करता है कि ये शहर असल में दो हिस्सों में बंटा है, लाइट और डार्कनेस। अप्रेंटिस पाथवे की कुछ एबिलिटीज यूज करके एक हिस्से को छिपाया गया है और अंदर जाने के लिए एक स्पेसिफिक डोर यानी दरवाजे की जरूरत होती है। क्लाइन समझ जाता है कि ये सीक्रेट सॉर्सरर की पावर है। अमोन बताता है कि इस दरवाजे के पीछे शहर का डार्क साइड है और वो इस दरवाजे को यूज करके दूर किसी और रीजन से कनेक्ट कर सकता है। मतलब वो जर्नी को छोटा कर सकते हैं। क्लाइन मन में सोचता है, भाई ये तो लूपहोल्स का अवतार है, कुछ भी कर सकता है। अमो अपना बायां हाथ बढ़ाता है और उस रोशनी वाले दरवाजे पर रखता है। रोशनी फैलने लगती है और तेज हो जाती है। ठीक इसी मोमेंट का क्लाइन वेट कर रहा था। अंधेरे में छिपा एक अजीब सा मॉन्स्टर जो उन रहा था अचानक कांपने लगा। वो क्लाइन का मैरियनेट बन चुका था। क्लाइन ने पिछले 20-30 सेकंड में ही उसे चुपचाप कंट्रोल कर लिया था, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अमोन ने डोर को चेंज करना शुरू किया, क्लाइन और उसके मैरियनेट ने एक साथ एक्शन लिया। क्लाइन के हाथ में थी स्कारलेट लूनर कोरोना, जो एक फुल मून जैसी दिखती है और लाल जेमस्टोन से जड़ी है, और मैरियनेट के हाथ में थी एक पुरानी पीतल के रंग की मास्टर की। दोनों ने एक साथ मुंह खोला और बैंग की आवाज निकाली। ये एयर कैनन की पावर थी। उन्होंने स्कारलेट लूनर कोरोना और मास्टर की कोवा के प्रेशर से उस रोशनी वाले दरवाजे की तरफ धक्का दिया। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़े एक्सप्लाइन क्या कर रहा है। ये दोनों आइटम्स जब मिलते हैं तो वो मिस्टर डोर की मदद मांग सकते हैं। मिस्टर डोर जो सभी दरवाजों के कंट्रोलर हैं, और वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अमोन जो कि एरर पाथवे का है वो और ज़्यादा पावरफुल बने। तो क्लाइन का प्लान था कि मिस्टर डोर की पावर को बुलाकर अमोन को डिस्ट्रैक्ट किया जाए। उसे उम्मीद थी कि सील होने के बावजूद मिस्टर डोर अमोन को चोट पहुंचा सकते हैं, या कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं कि अमोन यहाँ से दूर टेलीपोर्ट हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो क्लाइन कसम से एक हफ्ते तक मिस्टर डोर को थैंक यू बोलेगा। क्लाइन को अपनी सबसे बड़ी कमी पता थी। बात यह नहीं थी कि वो सीक्वेंस में कम है, बात यह थी कि वो हमेशा रिएक्ट कर रहा था। पहल अमोन करता था, क्लाइन सिर्फ डिफेंस करता था। और एक मैजिशियन के लिए बिना तैयारी की परफॉर्मेंस का मतलब है फेलियर। अगर उसे तैयारी का वक्त मिले तो वो अपने हिस्टोरिकल प्रोजेक्शंस को बुला सकता है, जैसे मिस्टर एक रेनेट टीनिकर या विल ऑसेप्टिन। ये सब मिलकर अमोन को हरा नहीं सकते, लेकिन भागने का मौका तो बना ही सकते हैं। खैर, सीन पर वापस आते हैं। वो दोनों आइटम्स हवा को चीरते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजे की सफेद ने उन्हें निगल लिया। वो रोशनी लाल हो गई और एक भंवर यानी वर्पूल में बदल गई। ऐसा लगा जैसे उस भंवर के नीचे एक बहुत बड़े आंख है जो देख रही है। अमोन जो मुड़ने वाला था वो एक पल के लिए रुक गया, जैसे उसने किसी पुराने दोस्त की आवाज सुनी हो, लेकिन वो रुकावट बस एक मिलीसेकंड के लिए थी। वो गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। अमोन की नज़र क्लाइन पर पड़ी और उसी वक्त क्लाइन ने अपनी 6 बियॉन्डर पावर्स खो दी। जी हाँ, अमोन ने उन्हें चुरा लिया। स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स का कंट्रोल, हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शंस, पेपर फिगरीन फ्लेम कंट्रोलिंग, पानी के नीचे सांस लेना और हड्डियों को सॉफ्ट करना, ये सब गाए। लेकिन क्लाइन स्मार्ट है। ये पावर्स उसने एक मैरियनेट के लिए खोई थीं, उससे उसके मेन प्लान पर असर नहीं पड़ा। वो जो एक मिलीसेकंड का पॉज मिला था उसमें क्लाइन ने अपनी जगह बदल ली थी। वो अपने मैरिनेट के साथ स्विच हो गया था। अब वो कैथेड्रल के बाहर गहरे अंधेरे में था। आसपास के मॉन्स्टर्स कांपने लगे और उसके मैरियनेट बन गए। ये सीक्वेंस 5 से नीचे के थे, तो क्लाइन को इन्हें कंट्रोल करने में बस 2-3 सेकंड लगे। अब क्लाइन ने फुल रिस्क लिया।
उसने अंधेरे का फायदा उठाकर खुद को छिपाने की कोशिश की या सुसाइड करने की ताकि वो फिर से जिंदा हो सके। साथ ही उसने अपने नए मैरियनेट्स को यूज करके हिस्ट्री के कोहरे यानी फॉग में हाथ डाला। इस बार उसने मैरियनेट्स को 3 ग्रुप्स में बांटा। एक ग्रुप रेनेट टीनिकर को बुला रहा था, दूसरा मिस्टर इज को, और तीसरा स्नेक ऑफ फेट और सेप्टिन को। वो अपनी पुरानी गलती नहीं दोहराना चाहता था। जहां वो एक को बुलाता था और अमोन उसे चुरा लेता था, उसने सोचा अगर मैं 3 को बुलाऊंगा तो अमोन सबको एक साथ नहीं चुरा पाएगा, कम से कम या 2 तो बचेंगे। क्लाइन ने अपना हाथ पीछे खींचा, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। स्नेक ऑफ फेट को बुलाने वाले मैरिनेट्स फेल हो गए, लेकिन जो स्कॉलर्स ऑफ योर डेथ कंसल और रेनेट को बुला रहे थे, उनमें से 2 के हाथ थोड़े सख्त हो गए। मतलब कनेक्शन बन रहा था। उस लाइन खुसे लग गया, इस बार ये एस्केप प्लान काम कर जाएगा। वो आज़दी के बहुत करीब था, लेकिन तभी अमोन के उस क्रिस्टल मोनोकल से एक भयानक रोशनी निकली। पूरा शहर, आसपास की नदियां, पहाड़, जल सब कुछ तेज जलती हुई धूप से भर गया। हजारों सालों बाद उस जमीन पर फिर से दिन निकला था, लेकिन ये कोई आम सूरज नहीं था। अमोन ने ये यानी दिन बैटल ऑफ गॉड्स के खंडहरों से चुराया था। सोचो जरा, एक देवता ने इतिहास से एक पूरा दिन चुरा लिया और उसे अपनी जेब में रखा हुआ था, और अब उसने वो दिन क्लाइन के ऊपर छोड़ दिया। इस रोशनी में क्लाइन को लगा जैसे उसका शरीर पिघल रहा है। उसके कानों में पागलपन भरी आवाजें गूंजने लगीं। ये रैविंग्स यानी बड़बड़ाहट किसी और की नहीं बल्कि ट्रू क्रिएटर की थी। वो आवाजें लोहे की सुइयों की तरह उसके दिमाग, उसकी वर्म्स ऑफ स्पिरिट में चुभ रही थीं। उसका दिमाग दर्द से फट रहा था। उसके मैरियनेट्स जो प्रोजेक्शंस को बुलाने ही वाले थे, वो सब फेल हो गए। शख्स बस 1 इंच दूर थी और सब खत्म हो गया। अंधेरे में छिपे वो मॉन्स्टर्स जो शहर के बचे हुए लोग थे, उन्हें भी ये रोशनी दिखी। वो कुछ पल के लिए होश में आए, उस दिन को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ीं। फिर जैसे वो पागल हो गए हों, वो उस रोशनी के सोर्स की तरफ दौड़े और एक एक करके पिघलकर राख बन गए। दूर सिटी ऑफ सिल्वर के आफ्टरनून टाउन कैंप साइट में गॉड्स ने भी देखा कि नॉर्थ ईस्ट से एक रोशनी आ रही है। वो बिजली नहीं थी, वो लेजेंड्स वाले सूरज जैसी थी। लेकिन ये नज़ारा बस कुछ सेकंड रहा और फिर सब कुछ वापस अंधेरे में डूब गया। क्लाइन, जो दर्द से तड़प रहा था, जैसे ही रैविंग से थोड़ा संभला उसने देखा, नुकीली टोपी वाला अमन उसके ठीक सामने खड़ा था। उस टाइम एंजेल ने अपने मोनोकल को थोड़ा एडजस्ट किया और मुस्कुराया। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक खेल जीतने की खुशी थी। उसने कहा, वेल डन, यानी शाबाश, और यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। दोस्तों, ये एंडिंग बहुत डरावनी है। क्लाइन ने अपनी पूरी जान लगा दी, अपना बेस्ट प्लान यूज किया, मिस्टर डोर को बीच में लाया, 3 हेल्पर्स को समन करने की कोशिश की, लेकिन अमोन, उसने बस एक दिन निकाला और सब कुछ खत्म कर दिया। उसका वो वेल डन कहना किसी गाली से कम नहीं था। ये दिखाता है कि क्लाइन और अमोन के बीच में पावर का कितना बड़ा गैप है। क्लाइन एक चूहा है और अमोन एक बिल्ली जो उसे तड़पा तड़पा कर खेल रही है। क्लाइन कभी इसके चंगुल से छूट पाएगा। वेल डन। अमोन की ये बात सुनकर क्लाइन ने अपने चेहरे पर जबरदस्ती एक स्माइल चिपकाई और बहुत ही पोलाइटली जवाब दिया, थैंक यू। लेकिन सच बताऊं तो क्लाइन को इस मोमेंट पर तारीफ से ज्यादा गालियां सुनना पसंद होता, क्योंकि अगर अमोन उस पर चिल्लाता या गुस्सा करता तो इसका मतलब होता कि क्लाइन का प्लान काम कर रहा है और वो भागने के करीब है। पर यहाँ तो अमोन एकदम चिल था। अब सिचुएशन को थोड़ा समझते हैं। क्लाइन को भी डाउट तो था ही कि अगर वो भागने में कामयाब हो भी गया तो भी अमोन घबराएगा नहीं। अमोन, जिसे गॉड ऑफ मिसचीफ कहा जाता है, उसका कैरेक्टर ही ऐसा है। वो शायद इस पूरे भागने के प्रोसेस को एक गेम की तरह लेगा, उसे इसमें मजा आएगा और वो अगले राउंड के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा। अमोन ने एक इंडिफरेंट स्माइल के साथ कहा, डोर की पावर्स यूज करके मुझे डिस्टर्ब करने का आइडिया अच्छा था। ये तुम्हारी इंप्रूवमेंट दिखाता है, लेकिन तुम्हें नहीं लगा कि जब मैं डोर ओपनिंग कर रहा होऊंगा तो मैं ज्यादा अलर्ट रहूंगा और ऐसे में किसी एक्सीडेंट से इम्पैक्ट होना इतना आसान नहीं होगा। इस पर क्लाइन ने थोड़ा सोचकर सीरियसली जवाब दिया, शुरुआत में मैंने भी यही सोचा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि तुम मेरे दिमाग को पढ़ सकते हो। तुम सोचोगे कि दरवाजा खोलते टाइम मैं डर के मारे कुछ नहीं करूंगा, और जब ऐसा सिचुएशन हो तो रिस्क लेना ही सबसे बड़ा सरप्राइज होता है। इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी का भी रिवर्स गेम खेलना। मतलब जब सामने वाले को पक्का यकीन हो कि तुम कुछ नहीं करोगे, तब कुछ करना एक स्ट्रेटेजी बन जाती है। क्लाइन ने अपनी पिछली लाइफ में ऐसे कई गेम्स खेले, इस लेवल की माइंड गेम चलती थी जिससे सर चकरा जाएं। लेकिन भाई, सामने अमोन था। अमोन ने अपनी मोनोकल के नीचे वाले हिस्से को उंगली से हल्का सा टच किया और हंसते हुए बोला, क्या अगर मैंने इस लेवल तक भी सोच रखा हो तो। और बस जैसे ही अमोन ने ये कहा, उसी पल एक ऐसा सीन हुआ जिसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। जितनी भी मैरियोनेट्स यानी कठपुतलियां बची हुई थीं और जिंदा थीं, उन्होंने अचानक हवा में से क्रिस्टल मोनोकल्स निकाले और अपनी दाहिनी आंख पर लगा लिए एक साथ, और उन सब ने अपनी नजरें क्लाइन पर टिका दी। ये मोमेंट क्लाइन के लिए किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। उसे महसूस हुआ कि उन मैरियोनेट्स के साथ उसका कनेक्शन, जो धागे उसे उनसे जोड़ते थे, वो एक ही झटके में कट गए। क्लाइन का सर सुन्न पड़ गया। अमोन ने मुड़ते हुए कहा, हालांकि तुमने इम्प्रूव किया है,
लेकिन फेलियर की कुछ तो सजा मिलनी ही चाहिए। ये कहकर अमोन कैथेड्रल यानी उस चर्च की तरफ बढ़ा। जैसे ही अमोन ने एक कदम आगे बढ़ाया, वो सारी मैरियोनेट्स जिन्होंने अभी अभी मोनोकल पहना था, वो एक एक करके मुस्कुराईं और जमीन पर गिर गईं, स्टिफ होकर मर गईं। क्लाइन को ऐसा लगा जैसे उसकी खुद की आत्मा को बार बार फाड़ा जा रहा हो। उसके माथे की नसें बाहर उभर आईं। ये दर्द सिर्फ फिजिकल नहीं था, ये स्पिरिचुअल डैमेज था। लेकिन क्लाइन ने उस दर्द को बर्दाश्त किया, अपनी जगह पर जमा रहा और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। इस पूरे प्रोसेस में एक अजीब बात थी। क्लाइन अंधेरे में खड़ा था, लेकिन उसे किसी भी भयानक मॉन्स्टर ने अटैक नहीं किया और न ही वो कंसील्ड स्टेट में गया। क्लाइन का दिमाग अब तेजी से चल रहा था। अमोन ने इस शहर की कंसीलमेंट पावर्स कब चोरी की? अगर मैंने सुसाइड करने की कोशिश की होती तो पक्का अमोन ने मेरी वो सोच भी चोरी कर ली होती। मेरी तैयारी अभी भी काफ़ी नहीं है। यहाँ क्लाइन को अपनी हेल्पलेसनेस फील हो रही थी। वो अमोन के साथ डील करने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि अमोन ने और क्या क्या चोरी करके अपने पास रखा है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो दिन यानी डिलाइट को रिलीज कर सकता है, जो उसने देवताओं के युद्ध के खंडहरों से चुराया था। अब उसके पास और क्या क्या है मुझे कोई आइडिया नहीं। मुझे कोई टारगेटेड तैयारी कर ही नहीं सकता। फिर क्लाइन का ध्यान अमोन की उस मोनोकल पर गया। क्या वो मोनोकल कोई ऐसा बर्तन या वेसल है जहां वो चोरी की हुई चीजें रखता है, या फिर वो शुरू से ही अमोन का हिस्सा है? मतलब जब भी वो किसी को पैरासिटाइज करता है तो एक मोनोकल अपने आप आ जाता है। क्लाइन ने अपने माथे को दबाया, दर्द कम करने की कोशिश की और कैथेड्रल के अंदर चला गया। वहां लाइट के उस दरवाजे के सामने अमोन खड़ा था। क्लाइन ने थोड़ा कैजुअल होने का नाटक करते हुए पूछा, तुम्हारे पास इतने सारे मोनोकल्स क्यों हैं? तुम उन्हें आम तौर पर कहाँ रखते हो? भाई, ये सवाल सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन अमोन का जवाब था वो नेक्स्ट लेवल था। अमोन ने अपनी दाहिनी आंख पर लगे मोनोकल को सहलाया और बहुत ही इंडिफरेंट होकर बोला, तुम मुझसे ये क्यों नहीं पूछते कि मेरे हर अवतार के पास आंखें क्यों हैं और मैं उन्हें कहाँ रखता हूँ? क्लाइन ने सुनते ही सिर हिलाया। मैं समझ गया। मतलब वो मोनोकल कोई अलग चीज नहीं है, वो अमोन की बॉडी का एक हिस्सा बन चुका है। जैसे हाथ और पैर होते हैं, वैसे ही अमोन और उसकी मोनोकल। ये बाप ने आप में कितनी डरावनी है सोचो। अमोन ने अपनी नजरें वापस उस लाइट के दरवाजे पर गड़ा दी, जिसमें अभी भी हलचल हो रही थी। उसने कैजुअली कहा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हारे ऑपरेशन सिर्फ एक कोशिश नहीं थी, बल्कि किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा था। तुमने उस प्रोसेस के दौरान क्या सस्ती चाल चली थी? क्लाइन ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गैस करो, मेरे पास कुछ अंदाजे हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने सही गैस किया है? अमोन ने इंटरेस्ट के साथ पूछा और अपनी मोनोकल के किनारे को पिंच किया। शायद या शायद नहीं। क्लाइन ने कोई साफ जवाब नहीं दिया, चुपचाप अमोन के साथ चलने लगा। अमोन ने फिर से अपना हाथ बढ़ाया और उस पेल वाइट रोशनी वाले दरवाजे को दबाया। दरवाजे के ऊपर फिर से रिपल्स यानी तरंगे उठने लगीं, और इस बार ये पहले से ज्यादा इंटेंस थीं। करीब 10 सेकंड बाद वो दरवाजा साइज में डबल हो गया। अमोन ने क्लाइन की तरफ देखा, इशारा किया कि आगे बढ़ो। क्लाइन ने आदतन अपना सर घुमाया और कैथेड्रल के चारों तरफ देखा। वहां अंधेरे में जहां लालटेन की रोशनी नहीं पहुंच रही थी, कुछ बेयोंडर कैरेक्टरिस्टिक्स चमक रहे थे। ये उन म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स के बचे हुए अवशेष थे। वो सब के सब जिंदा रहते हुए बेयोंडर्स नहीं थे। जब आम इंसान मॉन्स्टर बने तो उनकी पावर अंधेरे और डिजनरेशन से आई थी, इसलिए मरने के बाद उनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं बची। लेकिन जो असली बेयोंडर्स थे, उनकी पावर सब वहां चमक रही थी। मैं तो भूल ही गया था। अमोन ने भी क्लाइन के साथ उधर देखा, अपना सा हिलाया और मुस्कुराया। और जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वो सारी बेयोंडर कैरेक्टरिस्टिक्स हवा में उड़ी और अमोन की बॉडी के अंदर समा गईं। उसने ने एब्जॉर्ब कर लिया, सिर्फ कुछ छोटे हिस्से पीछे छोड़ दिए। ज्यादातर लोग जो मॉन्स्टर बने वो अप्रेंटिस पाथवे के थे, बेयोंडर्स और उनकी फैमिली मेंबर्स जो शहर की डार्क साइड में जा सकते थे। अमोन ने कैजुअली बताया। ये देखकर क्लाइन हक्का बक्का रह गया। भले ही ये सिमिलर पाथवे की कैरेक्टरिस्टिक हो, लेकिन इसे सीधे खा लेना तो प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए ना। क्या नियम ये नहीं है कि आप सिर्फ नेबरिंग पाथवे के हायर लेवल पर जंप कर सकते हैं या लोअर सीक्वेंस को एकोमोडेट कर सकते हैं? लेकिन ऐसे रैंडमली एब्जॉर्ब करना? क्लाइन ने क्यूरियस होकर पूछा, क्या इससे पागलपन यानी मैडनेस जमा नहीं होगी? ये सिर्फ मैडनेस की बात नहीं थी। क्लाइन को शक था कि अगर वो खुद ऐसा करता तो पक्का पागल हो जाता और कंट्रोल खो देता। लेकिन अमोन ने स्माइल के साथ कहा, बाकी लोग पागल हो जाएंगे, लेकिन मैं नहीं। ट्रू बग। क्लाइन मन ही मनाहा भरने के सिवा कुछ नहीं कर सका। ये बंदा सच में इस दुनिया के नियमों के लिए एक बग है, एक एरर है। इसके बाद क्लाइन और लाइट के दरवाजे के बीच की दूरी खत्म हो गई। अनजाने में वो डेथ पाथवे की बची हुई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भूल गया और अमोन के साथ उस म्यूटेटेड दरवाजे के अंदर चला गया। बेशुमार अंधेरा और रोशनी की लकीरें आपस में मिल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं नीचे गिर रहे हैं। करीब 10 सेकंड बाद क्लाइन ने देखा कि वो अमोन एक स्क्वायर यानी एक चौके में खड़े हैं। जानवर की खाल से बनी लालटेन की मध्यम पीली रोशनी सिर्फ आधे स्क्वायर को ही रोशन कर पा रही थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे रोक रखा हो। तभी आसमान में बिजली कड़की, रोशनी फैली। बिजली की चमक में क्लाइन ने देखा कि स्क्वायर के चारों तरफ कई अधूरी मूर्तियां खड़ी थीं। किसी के हाथ पीछे बंधे थे
तो किसी का शरीर कांटेदार गुलाबों से लिपटा हुआ था या फिर वो मम्मी की तरह दिख रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कैद करके रखा गया है। ये शहर सबसे पहले म्यूटेंट किंग को मानता था। अमोन अब एक टूर गाइड के रोल में आ गया था और क्लाइंट को हर साइट की जानकारी दे रहा था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आमतौर पर ये शांत और कैद रहते हैं, जैसे कोई तपस्वी हो, लेकिन जैसे ही इन्हें कोई शिकार मिलता है या कोई खास वक्त आता है तो इनके अंदर की खूनी प्यास बाहर आ जाती है। तुम इमेजिन कर सकते हो, जैसे पूर्णिमा की रात को वेयरवुल्फ शिकार पर निकलते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ होता है। क्लाइंट ने सोचा, लगता है म्यूटेंट्स के पास पहले टेम्परेंस यानी संयम का कॉन्सेप्ट था, बाद में मदर ट्री ऑफ डिजायर ने उन्हें भटका दिया। बिजली की एक और चमक के साथ क्लाइंट ने मूर्तियों को गौर से देखा और पूछा, क्या म्यूटेंट किंग की इमेज मम्मी जैसी है? नहीं, हालांकि वो एक बदसूरत और टेढ़ा मेढ़ा आदमी है, लेकिन उसे खुद को कांटेदार गुलाबों से लपेटना पसंद है, अमोन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। क्लाइंट ने मौके का फायदा उठाते हुए एक पर्सनल सवाल पूछ लिया, तुम्हारे भक्त यानी बिलीवर्स किस तरह की मूर्तियों की पूजा करते हैं? मिस्टिक वर्ल्ड में तुम्हारा सिंबल एक घड़ी और वॉर्म ऑफ टाइम है ना? अमोन ने अपनी थोड़ी खुजलाई और कहा, थ्योरी में मेरे बिलीवर्स मैं ही हूँ। मुझे मूर्ति बनाने की झंझट पालने की जरूरत नहीं है। मेरे बिलीवर्स मैं ही हूँ। क्लाइंट को अचानक रियलाइज हुआ कि कुछ मायनों में वो अमोन जैसा ही है। उसके पास भी डेनेट्स जैसा ब्लेस्ड है, लेकिन फर्क ये है कि जब मैं कहता हूँ मेरा बिलीवर मैं खुद हूँ तो ये एक फनी स्टोरी होती है, लेकिन जब अमोन कहता है कि मेरे बिलीवर्स मैं ही हूं तो ये एक हॉरर नॉवेल बन जाती है। स्टाइल में जमीन आसमान का अंतर है। क्लाइंट ने मन खुद का मजाक उड़ाया। सोचो, एक ऐसा धर्म जहां भगवान और भक्त सब एक ही हैं, एक हाइव माइंड डरावना है ना? अमोन चलते हुए आगे बोला, हालांकि मेरे पिता के जमाने में काफी लोग मुझ में विश्वास रखते थे। कुछ ने एंजल ऑफ टाइम के नाम से घड़ी के सिंबल को मेरी मूर्ति बनाया, कुछ ने गॉड ऑफ मिसचीफ का टाइटल यूज किया और एक रहस्यमयी पैटर्न वाले को मेरी इमेज बनाया, और कुछ ने दोनों को मिला दिया। इतना कहकर अमोन ने अचानक अपना सर घुमाया और क्लाइंट की तरफ देखा। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। हम अपनी आखिरी मंजिल से 3 दिन से भी कम दूरी पर हैं। ये सुनते ही क्लाइंट के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब मेरे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। क्लाइंट ने गहरी सांस रोकने की कोशिश की। प्रेशर अचानक बहुत बढ़ गया था। उसे लग रहा था जैसे उसकी नसें कुचली जा रही हैं। उसे अभी तक ये समझ नहीं आया था कि अमोन के इस गेम का असली मकसद क्या है। वो उसे कहाँ है, क्यों ले जा रहा है? उसे भागने का कोई असली मौका नहीं मिल रहा था। अमोन के अवतार की पावर देखकर उसे समझ आ गया था कि अगर मुकाबला हुआ तो वो 10 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। क्लाइंट का दिमाग दौड़ रहा था, लेकिन वो चुप रहा। वो उस खंडहर वाले स्क्वायर से बाहर निकलता आया। अब सीन शिफ्ट होता है। सड़कों पर बहुत कम लोग थे, सब जल्दी में थे। प्रिट्ज हार्बर में, जहां कई घरों पर जलने के निशान थे, वहां चेस्टनट बालों वाली क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट ने टेबल पर एक अखबार रखा। टस टाइम्स के पहले पन्ने पर राजा की हत्या की खबर थी। उसमें दावा किया गया था कि हत्यारा फेसाक या इंटिस से आया था। ये तबाही को रोक नहीं रहा और न ही तबाही को बढ़ा रहा है, बर्नार्ड ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ खुद से कहा। उसने कुछ पल सोचा, टेबल पर पड़े कड़े को उठाया और उसे लपेट दिया। फिर उसने अपनी उंगलियां छोड़ी। इस बार टेबल क्लॉथ के अंदर के कॉफी का पेन, अखबार सब गायब हो गए और उनकी जगह आगे रिचुअल्स के आइटम्स, जैसे चांदी की मोमबत्तियां। बर्नाडेट ने एक रिचुअल परफॉर्म किया और गेहरमन स्पैरो के मैसेंजर को समन किया। एक पार्टनर होने के नाते उसे लगा कि उसे गेहरमन का हालचाल पूछना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है। जैसे ही रिचुअल खत्म हुआ, मोमबत्ती की लपटों में से 4 सुनहरे बालों वाले, लाल आंखों वाले सर बाहर आए। एक डार्क और कॉम्प्लिकेटेड ड्रेस पहने हुए रेनेट टिनेकर की गर्दन खाली थी। चारों सर हाथों में थे। बर्नाडेट की पलकें हल्की सी फड़फड़ाईं। उसने पहले से तैयार किया हुआ खत और सोने का सिक्का मैसेंजर को दिया। रेनेट टिनेकर के एक सर ने खत और सिक्के को दांतों में दबाया, जबकि दूसरे सर ने क्वीन मिस्टिक को कुछ सेकंड तक घूरा। वो अपनी नजरें हटाकर वापस वॉइड में जाने लगीं। लेकिन जैसे ही बर्नाडेट टेबल क्लॉथ समेटने वाली थी, मिस मैसेंजर अचानक वापस आ गईं। उनके 4 में से 2 सर, जिनके बाल सुनहरे और आंखें लाल थीं, एक के बाद एक बोले, हो गया है। और इसी सस्पेंस के साथ ये चैप्टर यहाँ खत्म होता। लाइन गायब है, उसका कनेक्शन टूट चुका है और अब उसके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं अमोन के गढ़ में पहुंचने से पहले। आगे क्या होगा? क्या कोई उसे ढूंढ पाएगा या क्लाइंट को खुद ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा? अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन और स्टोरी टेलिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट्स में बताना कि अमोन का वो मोनोकल वाला डायलॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। In a quiet room, the candle burns low, a page turns slow, the symbols flow, voices rise where none should be, a whisper calls across the sea.
whispers in the fog, deeper than the sea.